तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट T20 मैच को। ऑल्सो बात करेंगे अबाउट ICC's 2 न्यू रूल्स अबाउट बैनिंग द ट्रांसजेंडर्स एंड अ न्यू टाइम आउट रूल फॉर बॉलर्स। उसके बाद प्रीव्यू करेंगे रायो वैलेकानो वर्सेस बार्सिलोना के गेम को, साथ ही साथ रियल मैड्रिड वर्सेस कार्डिस को भी। एंड लास्टली प्रीव्यू करेंगे मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल को एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन को। सो लेट्स बिगिन। तो यार देखो, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक फॉर एटलीस्ट फुटबॉल, जहाँ पे हमने इंटरनेशनल मैचेस देखे थे, फाइनली क्लब फुटबॉल वापस आ चुका है। एंड क्रिकेट में आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम द वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल ड्यूटी दोबारा वापस आ चुकी है। राइट। तो एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है दोनों स्पोर्ट्स में, और अब इस फ्रेश स्टार्ट को हम लोग जो है एकदम स्टार्टिंग से ही कवर करेंगे। कुछ क्रिकेट के तो झलके हमें देखने को मिल गए T20s में, और फुटबॉल में तो वीकेंड पे शुरू होंगे मैचेस, तो उनके प्रीव्यूज भी करने। राइट। कुछ ICC ने बहुत ही क्रेजी रूल्स भी निकाले, कंट्रोवर्शियल है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द गेम फर्स्ट, जो कि हमने देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होते हुए। पहली बात तो गिवन कि इंडिया अभी अभी फाइनल हारी है ऑस्ट्रेलिया से, डोंट यू थिंक इट वाज ऑलवेज अ लूजिंग बैटल फॉर इंडिया इन दिस गेम? राइट, क्योंकि लाइक हमने पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि इफ़ वी विन दिस तो भी गालियाँ पड़ेंगी कि भाई तुम लोग पहले तो जीते नहीं, अब जीत गए, और अगर हम लोग हारते तो फिर तो लगता है कि अभी हार के आ रहे हो, फिर हार गए यहाँ पे आके। तो इधर वे लूजिंग गेम था। बट आई थिंक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव नोट दैट आई ऑब्जर्व्ड इन दिस वाज द क्राउड। भाई शाउट आउट टू द क्राउड, क्योंकि इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद आके वापस सपोर्ट करना, लिटरली पूरा फुल हाउस था एंड काफी शोर भी मचा रहे थे थ्रू आउट द मैच। तो दैट वाज वेरी नाइस टू सी। मतलब मैंने ट्वीट भी किया था इस चीज़ के ऊपर कि इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि इंटरनेट पे क्या लोग बोल रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है कई बार। एंड वही बात है ना कि इंटरनेट पे आप जो ओपिनियंस फ्लोट होते हुए देख रहे हो, वो बहुत ही एक माइनॉरिटी है छोटी सी, जो कि सर्कुलेट और कंट्रोल करती है उन नैरेटिव्स को। बट ग्राउंड रियलिटी में जो लोग Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लोग हैं, जिनके पास इंटरनेट है भी नहीं इतना ज़्यादा, दे विल कंटिन्यू टू सपोर्ट टीम इंडिया। राइट। एंड अभी हमने विशाखापट्टनम में मैच होते हुए देखा, यहाँ पर भी एक पॉसिबल रीजन दैट आई कुड वंडर इज कि यहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच नहीं हुआ था, शायद इसलिए काफी लोग देखने आए हो। बट आई बेट अगर ये कहीं और भी होता तो वी कुड हैव सीन इक्वल नंबर्स। एंड यू नो क्यों ये ज्यादा इतनी अच्छी बात है, थोड़ी सरप्राइजिंग भी इसलिए क्योंकि बिग नेम्स थे नहीं इस टीम में, जो भी खेलने आया सारे यंगस्टर्स टाइप के थे। तो उसके बाद भी फुल हाउस होना आई थिंक बड़ी बात है। मतलब देयर वाज लिटरली नो रीजन टू एक्सपेक्ट कि एक फुल हाउस होगा। इंडिया फाइनल हार चुकी है, एज यू सेड कोई बड़ा नाम नहीं है, इस सीरीज के कोई ऐसे स्टेक्स भी नहीं होने वाले हैं। क्रिकेट का इतना फटीग हो गया है वो द पास्ट मंथ, भाई लगातार रोज मैचेस हो रहे हैं, 51 गेम्स हुए हैं। तो देयर वाज नो रीजन टू एक्सपेक्ट कि इंडिया में अभी कोई मैच देखने आएगा, क्योंकि या तो होता ना कि वर्ल्ड कप किसी फॉरेन कंट्री में हो रहा है, तो इंडिया में बहुत टाइम से मैच नहीं हुआ, तो अब आप इंडिया में देखने आ रहे हो। बट अभी इंडिया में ही मैचेस हुए हैं सारे 50 मैच, उसके बाद भी पूरा पैक्ड हाउस था। मैं पर्सनली बहुत सरप्राइज था ये देखकर, और बहुत खुश भी था, बिकॉज एक रे ऑफ होप दिया है कि चलो वर्ल्ड कप के बाद ना एक वो दो एक्सट्रीम इमोशंस आ सकते थे कि या तो एकदम ही सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्रिकेट को देखना ही छोड़ दिया, या तो फिर आप और इंटेंसली सपोर्ट कर रहे हो। तो सो फार इट लुक्स लाइक जो सेकंड ऑप्शन है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइड टू सी, बिकॉज अभी 6-7 महीने में ही दोबारा वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का। एंड आई नो ODI वर्ल्ड कप के सामने उसका वो स्टैचर नहीं होगा, स्पेशली जिस तरीके से हम हारे हैं। राइट। बट आप कुछ भी जीतोगे तो वो थोड़ा सा आपका जो हर्ट है वो कम तो होगा ही यार, फॉर श्योर। एंड यू वांट टू सी गाइज लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली होपफुली इफ दे प्ले, राइट, कि एटलीस्ट एक ट्रॉफी के साथ तो एंड करें अपना करियर। बट कमिंग ऑन टू द गेम नाउ, बिकॉज यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स भी थे, एंड आई थिंक मैं कुछ चीज़ों को मतलब कुछ नेगेटिव्स को कॉल आउट भी करूँगा यहाँ पे। पहली बात तो पिच की बात कर लेते हैं। पिच जो है इट लुक्ड लाइक अ बेल्टर, एंड बाय बेल्टर आई मीन वेरी हाई स्कोरिंग। वो दिख भी गया वैसा, मतलब वो एग्जैक्टली आप पिच को देखेंगे, हमेशा ना क्या होता है कि जब भी पिच का कलर थोड़ा वाइटिश टोन का हो ना, या लाइट ब्राउन सा हो एकदम, तो समझ जाओ कि बैटिंग फ्रेंडली होने वाला है। थोड़ा ये मैं मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, थोड़ा एग्जैजरेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बट एक बेसिक रूल ऑफ थंब की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो थोड़ा रफली जज करने के लिए पिच को। एंड क्रैक्स उसमें थोड़े बहुत थे, बट ऐसा था कि दो क्रैक्स के बीच में इतना बड़ा गैप है, इतने वाइड वो थे मार्जिन्स थे दो क्रैक के बीच में, तो बेसिकली उसका कोई मैटर करने नहीं वाला था। वो पिच सीम्ड लाइक अ वेरी गुड वन टू बैट ऑन। एंड एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली, मतलब मैं इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता थी ये बात,
जब ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, ओवरकास्ट का मतलब जिनको नहीं पता है कि जब क्लाउडी मौसम हो रहा होता है, जब बादल बहुत होते हैं तो ड्यू नहीं पड़ती है। ओके, क्यों नहीं पड़ती सोचो? आई डोंट नो, मतलब मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, तो मैंने अभी स्टडी करा इस चीज़ को बैठ के पॉडकास्ट से पहले। क्या होता है बेसिकली कि रात को जब घास, पेड़, जितने भी सब ग्रीन चीज़ें होती हैं, ये जो है ना हीट रिलीज करती हैं हवा में और कूलनेस बन जाती है, ये कूल हो जाते हैं थोड़े से, इसीलिए फिर पानी दिखना शुरू हो जाता है हम लोग को। अब क्या होता है जब बादल हवा में है ना तो वो एज अ ब्लॉकर ऐड करते हैं, तो जब घास ने वो अपनी हीट रिलीज करी तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस घास के ऊपर आ जाती है। अच्छा, तो वो पानी बन ही नहीं पाता क्योंकि घास फिर भी गर्म ही है कंपैरेटिवली। ओके, तो वो ठंडी नहीं पड़ पाती, तो हमें ओस देखने को मिलती ही नहीं, ड्यू देखने को मिलती ही नहीं है। इट वाज अ न्यू थिंग दैट आई फाउंड आउट एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो इसी के चलते ड्यू का फैक्टर था नहीं बिल्कुल भी, एंड चेस करो या ना करो इसीलिए इतना मैटर करता नहीं था। बट वही बात है ना, T20 में यू ऑलवेज वांट टू चेस फर्स्ट, एंड सो सूर्य कुमार यादव टॉस जीतता है और बॉलिंग करता है पहले। अब ना यहाँ पे मैं जल्दी से पहले ऑस्ट्रेलिया की साइड बता देता हूँ, फिर इंडिया की साइड को लेके आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स विद यू। पहली बात तो यार अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, स्मिथ और मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग कर रहे थे। ये स्मिथ को एज एन ओपनर ट्रीट कर रहे हैं, ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट बनेगा, इसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा था यार कि मतलब वर्ल्ड कप से बात करें तो स्टॉइनिस खेल रहा था, शॉन एबर्ट ऑफकोर्स स्क्वाड में था बट खेला नहीं था ज़्यादा, तो वो भी था। बाकी मोस्टली जितने भी अपने मैक्सवेल थे, अपना ट्रेविस हेड था, इन सबको बैठा दिया था, रेस्ट करा दिया था। तो ऑब्वियसली दे आर अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बट इन सबको रेस्ट पे दे रखा था। मतलब मेन स्क्वाड से जो हमेशा हर वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे उसमें से स्टॉइनिस भी हर मैच नहीं खेला, एंड स्टीव स्मिथ एक ऐसा बंदा था, राइट। बाकी कई सारे लोग थे। टिम डेविड वापस आ गया था जो हमारा मुंबई इंडियंस का बंदा है, नेथन एलिस आ गया था, अपना सांघा करके एक इंडियन ओरिजिन का ही बंदा है अपेरेंटली, वो इंडियन ओरिजिन का या फिर मतलब सब कॉन्टिनेंट का, आई एम नॉट श्योर, कमेंट्स आप जरूर बताइएगा। बट लेग स्पिनर है, उसको मैं देखा हुआ एक दो बार कुछ मैचेस में पहले भी, तो आई वाज इंटरेस्टेड टू सी कि कैसा परफॉर्म करता है वो, एंड उसकी परफॉर्मेंस ही डिस्कस करेंगे। बेरेंडॉर्फ वाज अ स्टैंड आउट गाय फॉर देम। आई थिंक बेरेंडॉर्फ मुंबई इंडियंस का ही तो है, अभी हमने कवर किया था ना इसी साल, तो ही हैड अ ग्रेट गेम भाई। बट नाउ मूविंग ऑन टू इंडियाज लाइनअप, बहुत सारे नए फेसेस हमें देखने को मिले थे। ओपनिंग में हमारे पास यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, तो इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं थे, आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेड ही था। नंबर 3 पे ईशान किशन। अब मुझे यही लग रहा था कि जब विराट कोहली नहीं खेल रहा होता है तो आइडियली सूर्य कुमार यादव नंबर 3 का बैट्समैन है, मुंबई इंडियंस से भी वो नंबर 3 खेलता कई बार, बट जब विराट कोहली होता तो नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाता है, एंड ही हैज लुक्ड इक्वली गुड, एंड इस मैच में भी दिखाई दिया उसने, तो कोई इशू नहीं था। ईशान किशन क्योंकि ओपनर है, प्रेफरेबली ओपनर होता है, तो नीचे कराने से अच्छा उसको नंबर 3 पे बैटिंग करा दो, एंड इट पेड ऑफ रियली वेल एज वेल। ऑल्दो वंस अगेन एक ये चीज़ ज़रूर बोलनी पड़ेगी कि अगर इस लाइनअप में भी ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं, तो जब मेन प्लेयर्स आएंगे तो ईशान किशन क्या स्क्वाड में होगा, हाँ राइट, होगा भी तो आई थिंक एज अ बैकअप ओपनर ही होगा, बिकॉज T20 में एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आई डोंट नो उसको टेस्ट करना चाहते हैं अपना मैनेजमेंट की नहीं। ODIs में समझ सकता था मैं, एंड ODIs में भी हमें अल्टीमेटली दिख ही गया कि ही इज वे डाउन द पेकिंग ऑर्डर। श्रेयस अय्यर वगैरह सबके बाद में आता है वो, इवन स्काई के बाद में आया अल्टीमेटली। स्काई को ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया गया ईशान किशन से, राइट। तो क्या वो यहाँ पे मतलब T20s में भी ही इज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट, बिकॉज जैसे ही रोहित शर्मा रिटायर होगा एक एंड से शुभमन गिल तो खेलने ही वाला है, विच इज रफली द सेम एज एज ईशान किशन, 1-2 साल का ही फर्क है, एंड फिर यशस्वी जायसवाल आ जाएगा, राइट। तो क्या यशस्वी जायसवाल से ऊपर हमें ईशान किशन को प्रेफरेंस देखने को मिलेगा व्हेन रोहित शर्मा रिटायर्स? आई डोंट थिंक सो। लाइक जिस तरीके से उनकी ग्रूमिंग हो रही है उससे ही पता चल रहा है कि किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। जब से जायसवाल को IPL वाला सीजन किया उसके बाद से आई थिंक वो टेस्ट में खेला था अपनी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और फिर बाद में शायद आयरलैंड वाली सीरीज खेला था, सब में ओपनिंग ही करी है उसने। तो आई थिंक जिस तरीके से ग्रूम किया जा रहा है उस तरीके से तो यही लग रहा है कि ओपनिंग ही करेगा। एंड ईशान किशन एज यू सेड कि अगर इस लाइनअप में भी वो ओपनिंग नहीं कर रहा तो दैट जस्ट काइंड ऑफ शोज कि ओपनर्स में अगर से ओपनिंग वाली बात करें तो उसमें वो काफ़ी नीचे आता है पैकिंग ऑर्डर में। एक जो पॉसिबल इसका काउंटर हो सकता है वो ये है कि अल्टीमेटली जब विराट कोहली भी रिटायर होगा तो ये बहुत पहले से रूमर्स भी हैं कि गिल को नंबर 3 का बैट्समैन बना देंगे, तो फिर शायद हम देखिए कि जायसवाल और अपना ईशान किशन ओपनिंग कर रहे हो, बट फिर डज दैट मीन कि गायकवाड़ कभी एक फ्रंट लाइन ओपनर बन ही नहीं पाएगा इंडिया के लिए, राइट। एंड क्या ईशान किशन और जायसवाल दोनों लेफ्ट हैंडर्स को हम ओपनिंग कराना चाहते हैं? तो ईशान किशन के अगेंस्ट ना बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं यहाँ पे, एंड ये सोचने वाली बात होगी कि कौन कब कैसे खेलेगा,
बिकॉज अल्टीमेटली जब गिल वापस आएगा तो आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ ही साइड होगा, जायसवाल को शायद खिलाया जाए एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट। आई थिंक ODIs में शायद गायकवाड़ के साथ भी जा सकते हैं, ओके, विच इज़ वाई मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सेगमेंट को सुनने के बाद हमारा पिछला पॉडकास्ट जो है उसको ज़रूर देखिएगा, उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, आपको अभी ऊपर कार्ड्स में भी दिख जाएगा वो। तो क्योंकि उसमें हमने पूरा फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट ब्रेक डाउन करने का ट्राई करा है 2031 तक का, राइट, कि कौन से साल पे कौन सा कोच को चेंज होना चाहिए, कौन से कैप्टन को चेंज होना चाहिए, किस टीम को कब बनना चाहिए, पूरा टाइमलाइन के साथ हमने ब्रेक डाउन करा है। बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट था वो, सो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस सेगमेंट को देखने के बाद आपको और अच्छा समझने में सेगमेंट को हेल्प मिलेगी अगर आप वो पॉडकास्ट देख लेंगे तो। बट कंटिन्यूइंग विद दिस, मिडिल ऑर्डर में भी कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स थे। रिंकू सिंह फाइनली देखने में आ गया था भाई, एंड जलवा दिखा दिया बंदे ने अपना। सूर्य कुमार यादव एज एक्सपेक्टेड एट नंबर 4, कैप्टन थे भाई हमारे, तो उनको खेलना ही था। तिलक वर्मा भाई, एंड बाय द वे ही वाज बैटिंग अबव अपना रिंकू सिंह, राइट। एंड ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज तिलक वर्मा भी आइडियली नंबर 4 मैक्स, मतलब लेटेस्ट नंबर 4। यूजुअली नंबर 5 इज अ बिट लो फॉर हिज क्वालिटी बिकॉज ही लाइक्स टू बिल्ड हिज इनिंग्स एंड देन एक्सप्लोड। तो थोड़ा बहुत ना देखने में ये लग रहा था कि ये सारे नाम डिजर्विंग तो हैं, बट ये सारे ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में खेलने वाले बनते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए 2-3 लोगों को अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस करनी पड़ी है। इवन रिंकू सिंह आई थिंक नंबर 6 के लिए बहुत नीचे है वो, KKR में भी नंबर 5 पे बैटिंग करता है वो, एंड बातें चल रही हैं उसको प्रमोट करा जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं अक्षर पटेल आता है एट नंबर 7, और फिर हम देखते हैं कि प्रॉपर 4 बॉलर्स खिलाए जा रहे हैं। बिश्नोई था, विच आई थिंक वंस अगेन अ डिजर्व्ड कॉल। अर्शदीप सिंह फाइनली वापस आ रहा था अपना, मुकेश शर्मा खेल रहा था, एंड प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा अनदर गाय फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्क्वाड। मुकेश शर्मा के ऊपर पता कई लोगों ने क्वेश्चन उठाया है कि क्यों इस आदमी पर ट्रस्ट किया जा रहा है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी 30 एंड डज नॉट हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया। तो क्या ये हमारे लिए एक वर्ल्ड कप कंटेंडर होने भी वाला है? एंड इसका आंसर आपको हमारे वंस अगेन लास्ट पॉडकास्ट में जरूर मिलेगा, कि कैसे हमने डिस्कस करा है कि T20 फॉर्मेट में स्पेसिफिकली हमें बहुत लंबी प्लानिंग करने की जरूरत है नहीं, राइट। हम 2-2 साल के मतलब पीरियोडिक साइकिल्स पे चल सकते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म सोचना है तो 2 वर्ल्ड कप को क्लब इन कर दो, विच मीन्स 4 years T20 के लिए। एंड फॉर दैट मुकेश शर्मा कैन मेक अ केस फॉर हिमसेल्फ। जब मुनाफ पटेल एक केस बना सकता था अपने लिए 2011 वर्ल्ड कप में, तो व्हाई नॉट मुकेश शर्मा? एंड ही वाज द बेस्ट बॉलर फॉर अस टुनाइट इन माय ओपिनियन। बट एक जो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि हमारे पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस थे और नंबर 7 के बाद बैटिंग नहीं थी। Why are we once again going back to the traditional template जहाँ पे हमारे पास 7 बैटिंग ऑप्शन होते हैं और 5 बॉलिंग ऑप्शन होते हैं? हमने कितनी बारी चीज़ डिस्कस करी है कि मॉडर्न क्रिकेट जैसा जा रहा है, हम स्पेशलाइजेशन के जोन में एंटर करते जा रहे हैं, जहाँ पे T20 स्पेशलिस्ट होंगे, टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे, ODI स्पेशलिस्ट होंगे, और T20 स्पेशलिस्ट जितने भी हैं उनको ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। मैं मान सकता हूँ कि 2-3 बैट्समैन आपके ऊपर के नहीं करते हो बॉलिंग, बट बाकी हर किसी को अपार्ट फ्रॉम द विकेट कीपर आइडियली बॉलिंग करनी आनी चाहिए, राइट। एंड ये चीज़ हमें हर्ट करी है इस मैच में, अग्री विद इट और नॉट। ये चीज़ हमें वर्ल्ड कप में भी हर्ट करी फाइनल में आके अल्टीमेटली, और यहाँ पे भी हर्ट करी है बिकॉज जब हमारे रन पिट रहे थे ना, तो सूर्य कुमार यादव के पास कोई ऑप्शन था नहीं बट टू स्टिल कंटिन्यू विद द बॉलर्स दैट आर गेटिंग बीटन फॉर सो मेनी रन्स। तिलक वर्मा को लोग कहते हैं कि बॉलिंग कर सकता है, नेट से प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, तो भाई कराओ ना फिर बॉलिंग मैच में। और ये भी हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कैसे नाउ वी हैव टू let go of the obsession of winning bilateral series, treat them as experimentation zones, right? अगर T20 वर्ल्ड कप में हमें एक डेप्थ चाहिए बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप में, तो उसके लिए जो बॉलिंग में पार्ट टाइमर को टेस्ट कराओगे वो कब कराओगे? बायलैटरल में कराएंगे, राइट। बैटिंग में किसी बॉलर को टेस्ट कराओगे कब कराओगे? बायलैटरल में कराओगे ना। हम लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैसे 11 प्लेयर्स ही हैं उनके पास भी जैसा हमारे पास है, पर उसी में 8-9 बैटिंग ऑप्शंस भी और 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। अब हमें गोइंग फॉरवर्ड वो चीज़ पे आना है भाई। इट इज़ हाई टाइम। अब हम पीछे नहीं बैठ सकते इस चीज़ के ऊपर। अब नहीं चढ़ेंगे इस ट्रेन के ऊपर तो कब चढ़ेंगे? सो ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑफ लगी यार, कि आप अगर एक नई स्क्वाड के साथ उतर के आ रहे हो, क्या ये नई क्रॉप ऑफ प्लेयर्स भी वैसी ही होने वाली है कि मतलब इतना वन डायमेंशनल होंगे कि या तो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं या तो सिर्फ बॉलिंग कर रहे हैं, राइट। एंड इसमें गाइज लाइक रिंकू सिंह,
उनको भी भाई मतलब ये बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बट दे मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट विद द बॉल एज वेल। ऐसे मान लो, चलो मैं कह रहा हूँ रिंकू सिंह को एज एन एक्सेप्शन ट्रीट कर लो, बट देन बाकी लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। स्काई भी बॉलिंग नहीं करता, यशस्वी जायसवाल बॉलिंग नहीं करता, ईशान किशन तो कीपर ही है, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ बॉलिंग नहीं करता, इतने सारे लोग तो बॉलिंग ही नहीं कर रहे यार, तो आप वैसे ही फंस गए हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे तभी लग रहा था, क्योंकि जब लाइनअप आया था तो भी मुझे ये लग रहा था कि इसमें एक तो बैटिंग डेप्थ है ही नहीं इसमें बिल्कुल, तभी मुझे लग रहा था कि हम क्या पता वॉशिंगटन सुंदर को देख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि वो बॉलिंग ऑप्शन भी ऐड करता है और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। एंड प्लस थोड़े प्रॉमिसिंग स्टार्ट्स उसने दिखाए हैं जब भी वो खेला है, तभी वो एशिया कप में भी ले लिया गया था उसको, जब भी रिजर्व के लिए बुलाया गया था। राइट। तो आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग टू सी अपना वॉशिंगटन सुंदर प्ले एज वेल। एंड जो बोला वो एकदम सही है कि अगर, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 6 महीने में है, देयर इज अ रीज़न वाई हमने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में बार बार यही चीज़ रिट्रेट करी है कि इस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा मैसिव कुछ चेंजेस देख भी नहीं सकते, क्योंकि जो अभी जो वर्ल्ड कप खेली है वही स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे खेलेगी। बट द फैक्ट इज़ कि अगर आप उसके बाद वर्ल्ड कप को भी ले लो या आगे जाके T20 जैसे भी आपको शेप अप करना है, उसके लिए आपको प्लेयर्स तो वैसे ही बनाने पड़ेंगे ना। तो अगेन जो भी हम लोग कह भी रहे कि हमें ऑस्ट्रेलिया वाली ये सीरीज़ जीतनी बहुत ज़रूरी है, अगर कोई ऐसा कह रहा है, वैसे तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा कह रहा है, बट जो लोग ऐसे सोचते हैं वो भी चीज़ गलती है। जीत जाए तो अच्छी है, बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो स्ट्रैटेजी आगे इंप्लीमेंट करने वाले हैं उस पर प्रैक्टिस करें, चाहे उसमें हम हार भी जाएं। मतलब नाउ दैट वी आर सो क्लोज टू अनदर वर्ल्ड कप, ऐसे टाइम पीरियड में ना जब आपसे 5-6 महीने दूर होते हैं एक वर्ल्ड कप से, योर प्रायोरिटी शुड बी टू नो द वैल्यू दैट ईच प्लेयर इज ब्रिंगिंग टू द टीम, कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, हर प्लेयर को इनफ चांसेस देने चाहिए। उसी का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हम अच्छा खेल जाए कि हम सीरीज जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप आने से पहले साउथ अफ्रीका से गंदा पिटी थी, इंडिया से गंदा पिटी थी, बट वर्ल्ड कप जीत गए। तो ये चीज सीखने वाली तो है ना। हम वर्ल्ड कप से पहले कितने तगड़े फॉर्म में थे, सारी सीरीज जीत रहे हैं, एशिया कप भी जीत रहे हैं, बट हम हार गए फाइनल। सो कुछ तो अच्छा काम कर रही है ना ऑस्ट्रेलिया, और उससे सीखने में क्या बुरा है। सो मूविंग फॉरवर्ड हम फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं एंड हम देखते हैं यार कि पहले का जो पावर प्ले था, एक तो ना मेरा इनिशियल रिएक्शन ये था कि मैच इतना जल्दी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। मैं यही कहने वाला था कि मेरे को यूज टू में टाइम लग रहा था कि एक तो ये बहुत जल्दी जल्दी ओवर्स हो जा रहे हैं, चौके छक्के इतने जल्दी जल्दी कैसे पड़ जा रहे हैं। तो क्योंकि लास्ट के 2 महीने से तो हमने देखा नहीं ना T20, इनफैक्ट 2 भी क्या 2.5 भाई, जब वो आइलैंड वाली सीरीज हुई थी उसके बाद से वो देखा एशिया कप शुरू हो गया, एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप, तो 2.5 महीने से तो T20 देखा ही नहीं था। तो एक्चुअली में थोड़ा टाइम लग गया कि इतना स्पीड से खेल क्यों रहा है, क्योंकि स्मिथ ने जो स्टार्ट करी थी, जो स्टार्टिंग में उसने आती 1-2-3 चौके लगाए थे, मुझे लग रहा था भाई स्मिथ कैसे खेल रहा है इतना तेज, बट वो बाद में आते आते अपनी स्ट्राइक रेट उसने करी ली, वो उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, बट आई थिंक स्टार्ट काफी अच्छे कर रहा था वो। एंड वही बात है, मैं भी सोचा था कि अच्छा 6 ओवर में पावर प्ले खत्म भी हो गया पहला, वहां पे एक पावर प्ले 10 ओवर का होता है पहला वाला, 10 ओवर खत्म हो तो आधी इनिंग्स ही खत्म हो गई। वहां पे पहला पावर प्ले 10 ओवर के बराबर होता है, तो मुझे लग रहा था गेम बड़ा जल्दी जल्दी निकल रहा है। एंड रिगार्डलेस पहले के पावर प्ले में सिर्फ 40 रन आते हैं, विच वॉज अ वेरी गुड जॉब बाय द इंडियन बॉलर्स। आई थिंक 36 बॉल्स में से 40 रन आपने खाए और एक विकेट भी गिर गया है आपका। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी की लगी, विच वॉज कि इसने 3 ओवर पेसर से करे, 3 ओवर स्पिन से करे, एंड मतलब प्रसिद्ध कृष्ण ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था, उसको तुरंत हटा दिया था। मतलब इट काइंड ऑफ लुक्ड लाइक ही वाज नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट दैट मच एंड नॉट वेट सो लॉन्ग टू सी कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। एक और अच्छा नहीं हुआ, चेंज कर दो। हाँ। अब इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, एंड क्योंकि ये पहला मैच है स्काई का एज अ कैप्टन, तो बहुत ज़्यादा हम जज नहीं कर सकते। बाय द एंड ऑफ द सीरीज क्योंकि 5 T20s होने वाले हैं, हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा, तो हम लोग बेटर कॉमेंट कर पाएंगे इसके ऊपर। बट सो फार दिस स्ट्रैटेजी सीम्ड अ लिटिल न्यू फॉर मी, फॉर एनी इंडियन कैप्टन। यूजुअली इतने चेंजेस होते नहीं है, एंड इट डिड वर्क, क्योंकि अगर सिर्फ 40 रन अगर आप खा रहे हो तो यू कांट कंप्लेन। रवि बिश्नोई ने जो है बोल्ड कर दिया था मैथ्यू शॉट को, एंड बहुत ही ब्रेव ओवर डाला उसने पावर प्ले में। आई थिंक उसके पहले के 2 ओवर तो बहुत ही अच्छे गए थे, सिर्फ 15 रन खाए थे उसने 2 ओवर में पहले के। उसके बाद की कहानी पे अभी हम लोग आएंगे, बट यहाँ पे अगर मैं 1-2 चीज़ें और बताऊँ आप लोगों को। पहली बात तो अर्शदीप सिंह की बात करते हैं। व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कमिंग इनटू दिस गेम? एक तो आई थिंक अर्शदीप सिंह को हमने लाइक जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टाइम बाद देखा है। एकदम अगर स्ट्राइक करेगा तो वैसे बीच में खेला हुआ 2023 में भी, बट ऐसे एकदम से याद करो तो लगता है भाई लास्ट टाइम 2022 वर्ल्ड कप में ही तो देखा था इसको। बट हाँ, जब वो आया था, क्योंकि
2022 वर्ल्ड कप में भी आई रिमेंबर कि हमारा बेस्ट बॉलर था उस टाइम पे, तो यहाँ पे भी आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि वो विकेट्स लेगा, अच्छी बॉलिंग डालेगा, एंड लाइक नॉट, आई डोंट थिंक दैट ही बोल्ड बैड. I have certain issues though. Okay. I'll talk about them as we go on. फिर हम देखते हैं यार कि जब 10 ओवर्स खत्म होते हैं तब ऑस्ट्रेलिया के 83 रन बन चुके थे, विच इज अगेन नॉट दैट बैड, क्योंकि ऐसी पैराडाइज बैटिंग विकेट पे अगर आपने 8.3 की इकोनॉमी से रन खाए हैं तो अच्छी बात ही है. ऑल्दो विकेट सिर्फ एक ही गिरा था, ये देखने वाली बात थी. और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या थी, अगर आप नोटिस करें, जो इंग्लिश और स्मिथ के बीच की पार्टनरशिप थी वो इस टाइम तक 52 रन ही हो चुकी थी और सिर्फ 32 बॉल्स लगे थे उनको. ओके. बट जो कैच यहाँ पे वो ये है कि इसमें से मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 10 ओवर कंप्लीट हो गए थे, स्मिथ के 24 बॉल पे सिर्फ 24 रन ही थे. और ऑन दी अदर हैंड जॉश इंग्लिश के 25 बॉल पे 44 रन थे भाई. राइट. तो ये ना ओवरऑल पार्टनरशिप का रन रेट बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखने में कि 5 को ओवर में आपने 55 रन मार दिए. बट उसका ब्रेकडाउन अगर आप देखें तो एक ही बंदा पूरा बर्डन कैरी कर रहा था. अब आप इसमें स्मिथ को क्रेडिट भी दे सकते हो कि उसने एक एंड से विकेट्स होल्ड अप करे हुए थे, बट मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन अवे. मेरी लर्निंग रही है इस वर्ल्ड कप से, ओडीआई के वर्ल्ड कप से. और अगर ओडीआई में ये चीज़ हो रही है तो T20 में तो डेफिनेटली होनी चाहिए, विच इज स्टॉप प्लेइंग फियरफुल क्रिकेट. आई थिंक T20 में तो एक्चुअली वो एंकर वाला रोल चला गया अब, लाइक बहुत हद तक जाने वाला है. 2022 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड को वो चीज़ एग्जीक्यूट करते हुए देखा था. एंड एज यू सेड कि अगर ओडीआईज में ये चीज़ हो रही है जब दोनों साइड से बैट चला रहे हैं, तो ये मेरा भी टेक अवे यही था इन दोनों की पार्टनरशिप से कि ये देखने में अच्छी लगी इससे रही थी. और स्मिथ की इनिंग्स को भी किसी ने कुछ कॉल आउट नहीं किया गया अल्टीमेटली, क्योंकि उसने लास्ट में आगे 2-3 चौके मार के वो 120 स्ट्राइक रेट पहुंच गई थी उसकी. एंड द फैक्ट कि जॉश इंग्लिश एक तरीके से लगा हुआ था, वो 200 स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रहा था. पर यार मैं फिर भी कहूँगा ये प्रॉब्लमेटिक था. अल्टीमेटली हार गई ना ऑस्ट्रेलिया. Why do I say that? Because I think आज के टाइम पे ना, स्पेशली फॉर अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, अभी तो चलो उनकी ए टीम नहीं थी जब आएगी, द पर्पस ऑफ हैविंग बैटिंग डेप्थ कि मतलब 8, 9, 10 नंबर तक लोग बैटिंग कर पा रहे हैं, पर्पस ये है कि आप ऑल आउट जा रहे हो स्टार्टिंग से. और सब अगर सब 20 ओवर खेलने के लिए हैं तो फिर एंकर रोल इतना ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा नहीं. मे बी एक बंदा एंकर हो सकता है, बट उस एंकर को भी एटलीस्ट 130 कुछ की स्ट्राइक रेट से तो खेले वो, जैसे विराट कोहली करता ही है ना. विराट कोहली T20 में भी इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो एंकर का रोल तो खेलता है, बट स्ट्राइक रेट फिर भी 130 प्लस होती है भाई आराम से. तो आई थिंक स्मिथ के बैटिंग भी बहुत अगली लग रही थी देखने में. इतना ज्यादा मिस टाइम कर रहा था वो शॉट्स को, इतनी ज्यादा गंदी टाइमिंग थी कि बॉल कैरी नहीं कर रही थी फील्डर्स तक. कि मतलब बॉल हवा में जा रही है, एज लग रहे हैं, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं कर पा रही क्योंकि इतना गंदा टाइम कर दिया है. या तो होता ना कि आपने थोड़ा अच्छा टाइम करा, जस्ट मिस टाइम हो गया इसलिए हाथ में चली गई, वरना छक्का हो जाता. इतना गंदा टाइमिंग हो रही है कि बॉल कैरी तक नहीं कर पा रही है. राइट. आई थिंक ही वॉज वेरी लकी कि वो इतना लंबा खेल गया अल्टीमेटली. एंड यहाँ पे मैं प्रसिद्ध कृष्णा के लिए कहूँगा, आई थिंक ही हैड एन ऑफ नाइट. बहुत गंदी, आई थिंक काफी गंदी नाइट रही. मतलब आई थिंक 50 कुछ रन खाए हैं उसने 4 ओवर में, एंड सेकंड ओवर में उसने 18 रन खा लिए थे अपने, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली 83 रन बने 10 ओवर में, वरना इट कुड हैव बीन इन द 70s. एंड मतलब ऑफ कोर्स वी कैन सिंगल हिम आउट ऐसे तो, क्योंकि उसने एक विकेट भी लिया अल्टीमेटली, एंड एक ड्रॉप कैच भी था बिश्नोई का उसके ओवर में, जो कि उसको एक और विकेट मिल सकता था. जॉश इंग्लिश का विकेट लिया उसने अल्टीमेटली बाय द वे. बट प्रसिद्ध कृष्णा को लेके ना मुझे एक कंसर्न है. इंडियन टीम जो मैनेजमेंट है, इंडियन मैनेजमेंट जो है, वो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट शो कर रही है. मतलब वो टेस्ट स्क्वाड में भी, रिजर्व्स में कई बार रहा है, वर्ल्ड कप में भी उसको पिक कर लिया अल्टीमेटली, T20 में भी वो सीन में रहा है हमेशा से. तो तीनों फॉर्मेट में ना उसके ऊपर नज़र बनी हुई है. एंड IPL में भी वो खेला है, KKR से खेला है, राजस्थान रॉयल्स से खेला है, बड़ी टीम से खेला है. यूजुअली क्या उसका एक्स फैक्टर क्या होता है ना, कि वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल से बहुत अच्छा बाउंस कराता है. मतलब गुड लेंथ, जिनको लिसनर्स को थोड़ा ये टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, गुड लेंथ की जो बॉल होती है उससे 2-3 इंच आप पीछे बॉलिंग करो थोड़ी शॉर्टर लेंथ पे, और वहाँ से आप एकदम से बाउंस कराओ बॉल को. नॉर्मल जितना बाउंस होना चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा बॉल निप करती है उसकी. वो चीज़ प्रसिद्ध कृष्णा का फोर्टे है कि मैं बैट्समैन को सरप्राइज कर सकता हूँ विद एक्सेसिव बाउंस, की बॉल एकदम से चढ़ के आ गई ज़्यादा. बट मेरा एक ऐसा मानना है, विच इज़ वाई आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडियन टीम, कि वो चीज़ ना मैं कह रहा हूँ सबकॉन्टिनेंट टीम्स के अगेंस्ट फिर भी चल जाएगा. श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान हो गई, अपना बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई.
बट जो फॉरेन टीम्स है ना वो तो बचपन से खेलते ही ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ उन पिचेस पर जहाँ पे बॉल अच्छी बाउंस करती है, पर्थ पे जो बंदा खेलता हुआ आ रहा है बचपन से, वो डरेगा क्या इन बॉलों से? वो तो वेट ही बैकफुट पे कर रहा है कि मैं इसको जस्ट आउट ऑफ लेंथ की बॉल को सामने से पुल कर दूं। साउथ अफ्रीका में जो खेलता आ रहा है वो क्या डरेंगे? तो आई थिंक ये जब वर्ल्ड स्टेज पे बात करने पे परफॉर्म करने वाली बात आएगी ना, तो शायद स्ट्रगल कर सकता है प्रसिद्ध कृष्णा। एंड इन दैट एरिया फिर क्या वो इतनी क्वालिटी हमारे पास लेके आ पा रहा है? क्योंकि अगर आप इतना डोमिनेट हो रहे हो तो या तो आप विकेट भी ले रहे हो साथ के साथ कि चलो 40 रन खा लिया 10 ओवर में, लेकिन 3-4 विकेट भी ले लिया। बट अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हो एंड यू आर स्टिल गेटिंग स्कोर्ड ऑन फॉर 9-10 रन एवरी ओवर, तो आप बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाओगे टीम को। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि मतलब प्रसिद्ध कृष्णा का जो स्ट्रेंथ जो ऑफर कर रहा है, क्या वो फॉरेन सेना कंट्रीज के अगेंस्ट चल पाएगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनके अगेंस्ट चल पाएगा क्या? क्योंकि उनके बैट्समैन बचपन से ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनको इतना इशू होगा नहीं इस चीज़ के ऊपर। होपफुली इस T20 सीरीज में वो और विकेट्स लेगा तो एंड ही विल प्रूव अस रॉन्ग, तो आई होप ही डज दैट। बट ये चीज़ मुझे एक लगी क्योंकि मैं पहले से उसके सिलेक्शन से थोड़ा सा कंसर्न था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग फिर देखते हैं कि जब 15 ओवर्स का फेज आ जाता है, जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं, तब तक इन लोगों ने जेन्युइनली कैचअप कर लिया था भाई। मतलब दे हैड स्कोर्ड 151 रन्स एंड हैड लॉस्ट जस्ट 1 विकेट स्टिल। राइट। अब 15 ओवर में मतलब आप 10 रन पर ओवर की रन रेट आपने कैच कर लिया। और ये जो मिडिल फेज होता है ना 6th ओवर से लेके 15th ओवर के बीच का, जो ये 9 ओवर होते हैं, इसमें इन लोगों ने 111 रन मारे हैं। अब 111 रन मतलब समझ रहे हो कि 12 रन पर ओवर से भी ज्यादा है ये। राइट। 12.33 रन पर ओवर हो गया। इस लेवल ऑफ डोमिनेशन एंड टोटली कैरीड बाय जॉश इंग्लिश, जो कि इस टाइम तक 94 कुछ पे आ चुका था। स्टीव स्मिथ की जस्ट 50 हुई ही थी और 40 कुछ बॉले वो चूस चुका था उस टाइम तक। मेरा कंसर्न यही था कि अल्टीमेटली जो है 150 आपको 15 ओवर में दिख रहे हैं ना, क्योंकि इसके 1-2 ओवर के अंदर ही वो रन आउट हो गया था। फिर ये दिस कुड हैव इजीली बीन 160-170 ऑल्सो एंड पॉसिबली कुड हैव बीन द डिफरेंस इन विनिंग द गेम। बट क्योंकि स्टीव स्मिथ, और ये पता, ये बात अगर 2-3 साल पहले हो रही थी तो हम लोग इसी इनिंग्स की प्रेज भी कर रहे होते हैं। बट गेम इतना ज्यादा चेंज हो गया है ना, स्पेशली व्हेन यू हैव गाइज लाइक ट्रैविस हेड जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। वुड यू रियली वांट टू गो विद स्टीव स्मिथ एट नंबर 1 और नंबर 2 ओपनिंग में, या फिर आप नंबर 3 पे खिलाओगे उसको? और नंबर 3 पे जॉश इंग्लिश ने अभी 100 मार दिया। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा, डू यू थिंक ऐसी टाइप की इनिंग्स का रिलेवेंस रहेगा आगे जाकर? आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में स्पेसिफिक जो भी आने वाला है, लाइक मे बी अगर स्मिथ होगा तो प्रॉब्ली सिर्फ नाम के बेसिस पे होगा, वरना आई डोंट थिंक कि उसकी जगह प्रॉपर्ली बन रही है इस टाइम पे, जिस तरीके से उसका खेलने का स्टाइल है। आई मीन ये चीज़ ODI, हम लोग ODI में कितनी बार कह चुके हैं कि उसकी इनिंग्स थोड़ी स्लो लगती है, बट द पॉइंट इज़ कि ODI जो है वो कंपेरेटिवली टेस्ट के ज़्यादा पास है इंस्टेड ऑफ T20s। लाइक टेस्ट के ज़्यादा पास आता है ODI फॉर्मेट, तो वहाँ पे ये चीज़ तब भी चल जाती है एंड ओवरलुक करा जा सकता है उस चीज़ को। बट यही सेम चीज़ अगर आप T20 में दिखाओगे, क्योंकि खेला उसने भी 120 की स्ट्राइक रेट से है, बट पॉइंट इज कि वो भी थोड़ा धीमे ही लग रहा है इस टाइम पे, इतना चेंज हो चुका है गेम। तो आइडियली स्पीकिंग अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई डोंट थिंक कि T20 वर्ल्ड कप में उसकी जगह पक्की होनी चाहिए। वही बात है यार कि ये सोचना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव सो मेनी पावर हिटर्स जिसके ऊपर वो बैंक कर सकते हैं। मे बी यू कैन हैव वन एंकर, बट उसका रोल भी वही है कि आप एंकर, उसका मतलब ये नहीं कि आप 100-120 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, मतलब वो कुछ एक बेसिक स्टैंडर्ड तो सेट करना ही पड़ेगा। एंड स्टीव स्मिथ हैज टू अप हिज गेम इन T20s। ही हैज नेवर बीन अ ग्रेट T20 बैट्समैन, तो वो अगर उसको करना है तो उसको सोचना तो पड़ेगा। बट इस फेज में इतने रन क्यों आते हैं? जो हमने 111 रन बोले, वो है रवि बिश्नोई का एक मेन फैक्टर था उसमें। अनफॉर्चुनेटली पहले के 2 ओवर इतने सुंदर थे और आखिरी के 2 ओवर में 39 रन खाता है वो, मतलब ऑलमोस्ट 20 रन पर ओवर। हाँ। और वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिख गया था उस टाइम पे, क्योंकि होता ना कि बैट्समैन का एक फुल लेंथ की डिलीवरी डाली, उस पर छक्का खा लिया, फिर एक छोटी बड़ी डिलीवरी डाल दी, उससे बैकफुट पे वेट करके बैट्समैन खड़ा था ऑलरेडी, पुल करके छक्का मार दिया, और फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आप क्या करो। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा और गेन करेगा रवि बिश्नोई, तो समझ जाएगा वो। बट वो हाँ एक कंसर्निंग चीज़ थी, बिकॉज देन यू वंडर कि इफ अ गाय लाइक युजवेंद्र चहल कुड हैव डन बेटर। हाँ राइट। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप से 6-7 महीने में है तो हमें कोई लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है भी नहीं। सो रवि बिश्नोई के पास एक साइकोलॉजिकली वो प्रेशर तो रहेगा कि ही इज़ रिप्लेसिंग युजवेंद्र चहल, मजाक नहीं है वो। राइट। हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडियन T20s है वो। सो वो सोचने वाली बात थी।
बट आखिरी के 5 ओवर की हम लोग बात करें तो उसमें दे ऐड अनदर 57 रन भाई, एंड 208 का टारगेट बना देते हैं। यहाँ पे ये 208 रन जो है ना, ये इजीली 215 216 हो सकते थे, बट मुकेश ने लास्ट ओवर डाला था और सिर्फ 5 रन दिए उसने, एंड आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर। उसने मोमेंटम चेंज कर दिया पूरा, क्योंकि लास्ट ओवर में अगर आप सिर्फ 5 रन दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं भाई, टिम डेविड और स्टोइनिस बैटिंग कर रहे थे, इट वाज अ कमेंडेबल जॉब। एंड वाई मुकेश का जो पूरा स्पेल था इतना स्पेशल है, उसने ऑलमोस्ट हर फेज ऑफ द इनिंग्स में बॉलिंग करी है। पावर प्ले में नहीं करा, बट उसके बाद मिडिल ओवर्स की बात करो 10 ओवर की बात करो, 15 ओवर की बात करो, डेथ ओवर्स की बात करो, हर जगह उसने देखा है भाई अपने एक एक ओवर डाल के। ऐसा भी नहीं कि 2-3 ओवर लगातार रिदम पे डाल दिए, एक एक ओवर के स्पेल पे डाला उसने, एंड ही वॉज बैंग ऑन। क्योंकि अर्शदीप सिंह के लिए मैं कहूँ, प्रसिद्ध कृष्ण का तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ही स्ट्रगल्ड, रवि बिश्नोई को डिस्कस कर लिया। अक्षर पटेल के ओवर जो है 15 ओवर के पहले ही सारे खत्म हो चुके थे, एंड आई थिंक सिर्फ 32 रन दिए उसने, विकेट नहीं लिया, बट ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द गेम। आई थिंक वो भी एक्सपीरियंस दिखा उसका, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स टुनाइट। बट अर्शदीप सिंह पे आते हैं जरा सा, क्योंकि मुकेश का तो मतलब आई थिंक ही वॉज द बेस्ट बॉलर फॉर अस। इकॉनमी आई थिंक 7 कुछ की है उसकी, 8 तक भी नहीं पहुंची थी। इतना इकोनॉमिकल होना इन अ गेम जहाँ पे 208 रन बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी यार। बट अर्शदीप सिंह से मुझे पता प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली उसने 40 रन खाए, 40-45 रन कुछ खाए, विकेट नहीं लिया, एंड पूरे टीम इंडिया में सिर्फ अर्शदीप सिंह ने वाइड्स डाली है, 4 वाइड डाली है। और हमने ये थ्रू आउट हिज करियर देखा है कि कभी नो बॉल की प्रॉब्लम होती है, कभी वाइड की प्रॉब्लम होती है, राइट। और उसका जो सेकेंड लास्ट ओवर थे ना, जब ये लोग पीटने पे लगे हुए थे, इट जेन्युइनली लुक्ड लाइक उसके पास प्लान भी है ही नहीं। एक वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली यॉर्कर डालो आप, जो कि आप बार बार डालने का ट्राई कर रहे हो, बट आपके पास कंट्रोल नहीं है बॉल के ऊपर, तो आप जो वाइड फेंक दे रहे हो उसको। अगर वो नहीं तो और क्या, यू डोंट हैव अ बाउंसर, यू डोंट हैव अ गुड लेंथ डिलीवरी, आप टांग पे उसको बैट्समैन को बॉल डाल के रूम मत दो, रूम किल कर दो, वो भी आपके पास नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही प्लान है और कुछ आता ही नहीं है करना। तो मतलब आई होप कि ये भी एक वो थोड़ा अभी रस्टी है, बहुत टाइम बाद चांस मिलना, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा हो। आई होप ये सच हो, वरना इट लुक लाइक ही, इस बंदे ने हमारा ये टॉप विकेट टेकर था पिछले वर्ल्ड कप में। वही बात है ना कि एक्सपीरियंस का एक्सक्यूज भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड कप खेला है भाई, तो यू एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम हिम, एंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे ये, क्योंकि आप पिट रहे हो मैं समझ सकता हूँ, बट आप एटलीस्ट वाइड्स पे तो कंट्रोल कर सकते हो यार, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एक्स्ट्राज ही दिए जा रहे हो इतने ज़्यादा, तो फिर आपके पास कुछ तो प्रॉब्लम है। बट ठीक है, आई थिंक यहाँ से सेकंड इनिंग्स में मूव ऑन करते हैं, एंड यहाँ पे हम एक काफ़ी फायरी स्टार्ट देखते हैं बाय जायसवाल इन द फर्स्ट 3-4 बॉल्स, और फिर हम देखते हैं कि गायकवाड 0 पे ही आउट हो जाता है बिना एक बॉल फेस करे। बहुत बुरा लगा भाई। व्हाट डू यू से, किसकी गलती थी उसमें? जायसवाल की गलती थी, क्लियरली जायसवाल की गलती थी, बिकॉज उसने लीड ऑन करा सामने वाले बंदे को रन लेने के लिए, और फिर एकदम से मना कर दिया, राइट। एंड गायकवाड भाई बेचारा कुछ बिना बोले कुछ गुस्सा दिखाया चला गया, एक भी बॉल फेस नहीं करी, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। एंड अल्टीमेटली इंडिया जीत गया, तो इतना हर्ट नहीं करा, बट ये चीज़ बहुत सीरियस हो सकती थी, बिकॉज जायसवाल ने भी रन उसके बाद ही कंटिन्यू टू गो ऑन विद द रन्स, एंड एक चौका और फिर एक छक्का मारा था, फिर आउट हो गया था तीसरी बॉल पे। तो अल्टीमेटली 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए इंडिया के, और कुछ लोगों ने ना पता क्रिटिसाइज भी करा जायसवाल को कि आपने जब चौका छक्का मार दिया था तो फिर आपको क्या जरूरत थी। व्हाट डू थिंक ऑन दैट? आई थिंक उस पर स्पेसिफिकली T20 में तो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जब 208 का टारगेट है, दैट बेसिकली मीन्स कि आपको 10 रन से ज़्यादा का लेके चलना ही चलना है। एंड ऑल्सो टॉकिंग कि अगर हम लोग पावर प्ले में बात करें तो 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, तो दैट वाज द प्राइम टाइम जब आप लेके लीड ऑन कर सकते हो इनिंग्स को। तो आई डोंट थिंक कि इस चीज़ पर क्रिटिसाइज करना चाहिए उसे कि वो क्यों मारने गया, बट ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि स्पेशली जब आपने रन आउट करा दिया गायकवाड को, तो आप खुद इतनी जल्दी आउट होकर वापस नहीं आ सकते। पर पता मैं यहाँ पे थोड़ा उल्टा ओपिनियन दूंगा, कॉन्ट्री टू व्हाट पब्लिक इज सेइंग। मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो करा सही करा। ओके, क्योंकि मैं बताऊँ क्यों, गिल ओपनर होने वाला फ्यूचर का मोस्ट लाइकली, तो मतलब हटेगा कौन? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा का इस वक्त रोल क्या है? गो ऑल आउट, राइट। अब वो ओडीआईज में, तो T20 में तो हमें वो चीज़ रखनी पड़ेगी और ज़्यादा। अगर गिल एक एंकर का रोल खेलने वाला है, तो वी कांट हैव जायसवाल जो कि इस थॉट में पड़े कि मैंने एक चौका मार दिया, एक छक्का मार दिया, मैं सिंगल ले लूँ। आई थिंक एक ऑल आउट जाने वाला बंदा हमें चाहिए ही चाहिए। और मेरी बातों से ना बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि इतना एक्सट्रीम बातें कर रही है, बट ट्रस्ट मी, ये फील्डलेस क्रिकेट हमें अब नहीं लाएंगे ना, तो ये नई जनरेशन अभी शुरू हो रही है,
2-3 साल लेट हो गए ना तो फिर उनके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़, 10 साल भूल जाओ, फिर 10 साल भूल जाओ। एक बंदे को ऑल आउट जाने दो दूसरे एंड से, एंड जायसवाल इज नॉट डम भाई, ही हैज स्कोर्ड सो मेनी हंड्रेड्स, ही नोज हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स। इसीलिए मैं कह रहा था कि T20 और टेस्ट के प्लेयर्स भी आइडियली अलग ही होने चाहिए। अगर जायसवाल को भी हम तीनों फॉर्मेट खिलाने वाले हैं तो उसके लिए भी आसान नहीं होगा कि वो टेस्ट से जो है T20 वाले मोड में एकदम से ट्रांजिशन कर जाए। हम बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि हमें ट्रांजिशन करने में वो लग रहा है, टाइम लग रहा है कि अच्छा यार ये तो T20 हो रहा था, अभी ODI हो रहा है, तो प्लेयर को कैसा लग रहा होगा। इसीलिए आइडियली गोइंग फॉरवर्ड, जो कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि टीम्स अलग होनी चाहिए, प्लेयर्स अलग होने चाहिए फॉर्मेट के, बट अगर नहीं तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा। एक बंदे को ऑल आउट जाना ही चाहिए इन माय ओपिनियन। एंड लोग कितना भी रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं, आई डोंट ब्लेम हिम फॉर हिज इंटेंट। आई थिंक वो चीज़ परफेक्ट करनी पड़ेगी और वो ज़रूरत है, हमें इंडियन टीम को ज़रूरत है उस चीज़ की। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल ही ब्लेम नहीं करूँगा। एंड क्रेडिट टू स्काई एंड ईशान किशन जिन्होंने अपना कंटिन्यू रखा भाई रन रेट, पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि 63 रन बन गए थे 6 ओवर में, तो रन रेट 10 के ऊपर थी अपनी। एंड हमने स्काई की बात कही थी कि कैप्टनसी की, कि पावर प्ले में उसने 4 बॉलर्स यूज़ करे, 3 ओवर स्पिन के, 3 ओवर पेस के। यहाँ पे इन लोगों ने भाई 5 बॉलिंग ऑप्शन यूज़ करे, मतलब बेरेंडॉफ से 2 ओवर डलवाया, बाकी सबसे 1-1 ओवर डलवाया। तो मैथ्यू वेड ने इंडिया के टोटल 5 बॉलिंग ऑप्शन थे, उसने पावर प्ले में ही 5 बॉलिंग ऑप्शन यूज़ कर दिए थे। ये भी एक अलग ही स्ट्रैटेजिक तरीका था गेम को अप्रोच करने का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार जब 10 ओवर खत्म हो गए थे तब इंडिया के 106 रन बन चुके थे एंड 2 ही विकेट गिरे थे, विच मेंट कि भाई जो 10 रन पर ओवर की रन रेट थी वो मेंटेन कर रहे थे स्काई और ईशान किशन। एंड यहाँ पे एक मेजर रीज़न था इसका अपना जो सांघी जो था बंदा, वो लेग स्पिनर था एंड उसको जिस तरीके से टारगेट करा किशन और स्काई ने, आई थिंक वो बहुत कमेंडेबल था। एंड वो दिख गया कि इन इंडियन बैट्समैन के अगेंस्ट ऑन अ गुड विकेट स्पिनर्स का चलना बहुत मुश्किल है। अभी तो शेर सैयर वगैरह खेल भी नहीं रहे, दे नो हाउ टू टारगेट अ स्पिनर। तो सांघी का जो क्वालिटी था ना, उसको कितना रेस करने का जरूरत है वो भी थोड़ा बहुत दिखा। अल्टीमेटली उसने 2 विकेट लिए वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो इसीलिए थे क्योंकि ऑलरेडी वो इतना पिट चुका था कि बैट्समैन उससे इंटाइज्ड हो चुके थे भाई मारने के लिए। ईशान किशन और तिलक वर्मा दोनों 2 लेफ्टीज थे, तो क्रेडिट भी जाएगा विकेट लेने के लिए, बट बात वही है कि बैट्समैन को जो चाहिए था उसके ओवर से वो मिल गया था। बेसिकली जितना हार्म करना था ऑलरेडी हो चुका था, 40-45 रन खा लिए उसने 4 ओवर में, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं यार कि जब 15 ओवर खत्म हो गए थे तब 155 रन बन चुके थे। एंड 1 सेकेंड 10 रन पर ओवर की रन रेट मेंटेन थी थ्रू आउट। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इंडिया की, कि जिस तरीके से रन चेस को पेस कराए ना, कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसीलिए हम लोग भी ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बात कर रहे हैं, ताकि हम ये चीज़ ना देख सकें कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन दी इनिंग्स रन रेट 10 के ऊपर ही थी। तो कितनी अच्छी तरीके से लोगों ने पेसिंग करी इनिंग्स की, बहुत कमेंडेबल जॉब है, यूजुअली ये बड़ी टीम्स भी नहीं कर पाती हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ईशान किशन और तिलक वर्मा अल्टीमेटली आउट हो गए थे इस टाइम तक, जब आखिरी के 5 ओवर बचे थे। बट रिंकू सिंह आता है भाई स्काई के साथ, और जिस तरीके से इन्होंने गेम को ख़त्म करा है, क्योंकि आखिरी के 5 ओवर में भी 50-55 रन रह गए थे, ऐसा नहीं था कि मजाक है। और बैट्समैन सिर्फ नंबर 7 तक ही थे, इसके बाद एक ही और बैट्समैन था विच वाज अक्षर पटेल। ऑल्दो व्हाट वुड यू से अबाउट तिलक वर्मा, क्योंकि वो रिंकू के पहले आया था। बात वही है कि जिस स्टेज पे वो था अटैक करना ही था, तो वो हाई रिस्क गेम रहता ही है, तो यू कांट रियली जज हिम फॉर दैट। अगर वो आउट हो भी गया तो गॉट आउट वाइल हिटिंग, सो बट वही रिंकू ने ब्राउनी पॉइंट्स कमा लिए भाई उसके ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे लोग तो प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे जब वर्ल्ड कप आएगा तो एक ही कोई होगा इनमें से। तो रिंकू अभी उसके पास अपर हैंड है वैसे। एंड रिंकू सिंह और भाई स्काई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर रिंकू सिंह की बात करते हैं। कई लोग कहेंगे कि भाई वो गालियाँ आनी शुरू हो गई हैं कि ये इंटेंट जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल में कहाँ था, पहले दिखाना था। व्हाट डू यू से अबाउट दैट इनिंग्स? या पता है लाइक इस चीज़ में हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं स्काई को, ओडीआई वर्ल्ड कप का जैसा भी कैंपेन रहा उसका, क्योंकि कितना भी हो वी डोंट एक्सपेक्ट कि इतना गंदा जाएगा कैंपेन किसी भी T20 बैट्समैन से भी। बट द फैक्ट इज कि अगर देखा जाए तो थ्रू आउट 2023 जितने भी चांसेस दिए गए थे सॉरी, उस सब में स्काई ने परफॉर्म करके नहीं दिखाया था T20s में। लाइक ही डिड नॉट लुक लाइक अ रिलायबल ऑप्शन, एंड दिस इज़ वाई कि ओडीआई वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में भी उसे स्टार्ट नहीं कराया गया था। जब स्टार्ट कराया गया तब भी डिलीवर नहीं करता, तो भी उसे रेगुलरली ट्रस्ट दिखाया गया कि जिस दिन ये चलेगा उस दिन ये चली जाएगा एकदम। तो आप उसमें मैनेजमेंट को मे बी क्रिटिसाइज कर सकते हो, वो भी इन हाइंडसाइट कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जब तक हम लोग जीत रहे थे फाइनल से पहले तक कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा था इस चीज़ को। हाइंडसाइट में ही कर सकते हैं चीज़, तो आप हाइंडसाइट में मैनेजमेंट को कॉल आउट कर सकते हो। एंड मे बी सूर्य कुमार यादव ऑल्सो कि भाई आप नहीं चल पाए जब आपकी ज़रूरत थी।
बट कितना भी कह लो वो बंदा T20 में जिस लेवल पे है ना, लाइक देयर इज नो अदर बैट्समैन इंडिया में स्पेसिफिकली, वर्ल्ड में भी हो सकता है, जो कि स्काई की लेवल का इस टाइम पे T20s में। ट्रू, नंबर 1 T20 बैट्समैन है भाई, फॉर अ रीजन। एंड बात वही है, हमने ये चीज़ अभी पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस करा था कि कोई बड़ी बात नहीं कि स्काई अभी यहाँ पे जो है तहलका मचा देगा, सेम गाय जिसने फाइनल में स्ट्रगल करा था। और ये वही चीज़ है जो कि हम लोग कह रहे हैं कि अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड अगर अब एक नया एरा शुरू होने वाला है, वी शुड मेक स्पेशलाइज्ड टीम्स फॉर एवरी फॉर्मेट, एंड एक प्लेयर को दूसरे फॉर्मेट में शायद हमें ज़बरदस्ती नहीं घुसेड़ना चाहिए। राइट, स्काई को T20 तक ही रखे तो आई थिंक उसका भी भला है, करियर लॉन्ग हो जाएगा एंड इंडियन क्रिकेट का ये भला हो सकता है। आई वॉज माई सेल्फ वंडरिंग कि यार, आई वॉज होपिंग मे बी फ्यू मंथ्स बैक कि स्काई को एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाया जाए। हमने खुद भी कितनी वीडियोस में डिस्कस करा था, बट क्योंकि वो चीज़ पे ऑफ नहीं कर पा रही है, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। एंड स्काई की पोजीशन T20s में तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो T20 से बिल्कुल रहे, बट मे बी नॉट इन ODIs एंड टेस्ट मैचेस। राइट, स्काई आई थिंक अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच भी मिलता है। द वे ही वॉज हिटिंग द बॉल, ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं से कि ये वही बंदा जो कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट था, जो कि मतलब राउंड द पार्क स्कोर ही नहीं कर पा रहा था, जो कि टेल एंडर्स को स्ट्राइक दे रहा था। एंड सो इन सेइंग दैट, वो जो ट्विटर पे और जितना सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म आया है, आई गेट व्हाई इट इज कमिंग, बट पॉइंट वही है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा किस प्लेयर का कौन सा फॉर्मेट उसका फोर्टे और क्या कैलिबर है उसका। इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज कि इसने एकदम से T20 में परफॉर्म कर दिया। इट वॉज इनएविटेबल। स्पीकिंग ऑफ रिंकू सिंह, क्योंकि स्काई और अपना ये तिलक वर्मा अल्टीमेटली दोनों बहुत ही अच्छे कैचेस पे आउट होते हैं। बेरेंडॉफ पकड़ता है एक कैच और एक स्टॉइनिस पकड़ता है। एक तो ये क्या इनकी आदत है भाई कैच पकड़ने की, पीछे भागते भागते कैसे पकड़ ले रहे हो बार-बार। स्काई का तो स्पेशली मतलब क्या कैच ऊंची कितनी गई थी, वो कैसे पकड़ ली। लाइक आई थिंक वो कैच तो जो वर्ल्ड कप, आई नो वर्ल्ड कप फाइनल कैच था, बट द पॉइंट इज कि इतनी ऊपर नहीं गई थी वो वाली बॉल, जो कि बाउंड्री पे नहीं थी। हाँ, जो कि ट्रेविस हेड ने पकड़ा था। ये तो इतनी ऊपर गई थी, जस्ट छक्का जाने वाला था, उसको भी पकड़ लिया भाई इसने। राइट, तो क्रेडिट जाता ऑस्ट्रेलियन टीम को फील्डिंग के लिए। बट पॉइंट ये था कि अब स्काई भी आउट हो गया तो जॉब फिनिश कौन कर रहा है? रिंकू सिंह, जिसके पास इंडिया से खेलने का कोई बहुत एक्सपीरियंस है नहीं। और जिस तरीके से उसने फिनिश करा है, लिटरली मुझे KKR के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ यही है कि अब IPL सीजन में KKR के पास एक प्रॉपर स्टार प्लेयर होने वाला है। गौतम गंभीर भी है एंड श्रेयस अय्यर भी आ रहा है। बट आई थिंक एक जो कंसर्निंग चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि कितनी जल्दी हम लोग रिंकू सिंह के साथ कोलैप्स कर गए, वेदर इट बी अक्षर पटेल। एंड ये चीज़ हमने कुछ मैचेस पहले भी डिस्कस करी थी जब वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे हम लोग, कि अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स देखें, उनको भी थोड़ी बहुत बैटिंग तो आती है। आई नो यंगस्टर्स इस टाइम पे, बट जो हम लोग बैट्समैन के लिए कह रहे हैं कि इनको भी ऑलराउंडर में कन्वर्ट करो अभी से, आई थिंक सेम शुड बी फॉर द बॉलर्स एज वेल। ये रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, भाई आपको 2-3 रन तो बनाओ कम से कम। अगर क्योंकि वो मैच उस टाइम पे इतना फंस गया था कि एक बॉल में 1 रन चाहिए था। अगर बाई चांस रिंकू सिंह से शॉट नहीं लगता, ये वो बाई चांस आउट हो जाता, हम लोग बहुत बेइज्जती वाले ये होता कि हम लोग हार गए ये वाला मैच। क्योंकि 15 बॉल में 15 रन भी अगर आप T20 में चीज नहीं कर पा रहे हो, जो कि एकदम प्लेटर पे सजा के दे दिया ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने भाई। 6 बॉल पे 7 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। हाँ राइट, अगर वहां से भी आप नहीं जीत पा रहे हो तो फिर तो आप में ही गलती है भाई। तो जितना भी हम लोग कह ले कि बॉलिंग में इंप्रूव करना है, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़े बहुत रन तो बनाना आनी चाहिए भाई। तो अक्षर पटेल जिस तरीके से आउट हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल लगा था मुझे फॉर श्योर। उसके बाद तो वो रन आउट ही होते गए। बट क्रेडिट टू रिंकू सिंह के उसने सेकंड लास्ट बॉल पे डबल लेने का सोचा, नोइंग कि ये बात बहुत ऑब्वियस लग रही होगी लोगों को कि अच्छा ये तो करना ही था, बट उस टाइम पे दिमाग नहीं चल रहा होता है भाई। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत बड़ी बात होती है। तो टू गो फॉर दैट डबल, नोइंग कि दूसरा बंदा रन आउट होगा भी तो भी मैं स्ट्राइक पे तो आ ही जाऊंगा। और फिर लास्ट बॉल पे छक्का ही मार दिया, बट द कैच इज कि वो नो बॉल हो गई थी। राइट, तो वो रिंकू सिंह का छक्का माना ही नहीं गया। बट रिगार्डलेस, आई थिंक जिस कंपोजर के साथ रिंकू सिंह ने फिनिश करा है, हमने ये IPL के बाद भी कहा था, अल्टीमेटली जो है सब कुछ डिपेंड करेगा अगले साल के IPL में। अभी पता आशीष नेहरा ने भी ये चीज़ कह दी कमेंट्री में कि ये ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, इस सीरीज़ के बारे में। ऑफ कोर्स ये मैटर करता है, थोड़ा बहुत एक ऑडिशन टाइप का है, बट अल्टीमेटली IPL उससे जस्ट पहले होगा वर्ल्ड कप से, तब जो परफॉर्म करेगा मैटर वही करेगा। राइट, और आई एग्री विद दैट भाई, इट इज़ अ फैक्ट। The point is कि रिंकू सिंह in all these games, I am sure he'll perform really well. He is looking too confident right now. Right. And मुझे लगता है he has a strong case already, regardless of the performances, to be a part of the World Cup squad next year. Okay. Do you agree with that? Like इस टाइम पे तो लग रहा है देखने से जैसे उसकी परफॉर्मेंसेस है, बट
देन अगेन वही बात है कि जब आईपीएल में जैसी परफॉर्मेंस होगी उस पर डिसाइड होगा, बट हाँ एज फॉर नाउ आई थिंक लगता है कि चांस तो है भाई, मतलब क्योंकि एक हम लोग को चाहिए भी होता है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक एज अ बैकअप भी अगर आता है वो स्क्वाड में, एक रिलायबल फिनिशर वैसे भी चाहिए हमें टीम में। ट्रू, तो आई थिंक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है वो। बट नाउ दैट यू हैव डिस्कस दिस गेम, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आईसीसीज न्यू रूल्स। 2 नए रूल की बात करनी है हम लोग को यहाँ पे। पहले बात करते हैं अबाउट द टाइम आउट रूल। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन द लिसनर्स? सी जैसे अभी एंजेलो मैथ्यूज का इंसिडेंट हुआ था कि एक बैट्समैन जब आउट हो गया विद इन आई थिंक 2 मिनट्स था आईसीसी के हिसाब से, हाँ 2 मिनट के अंदर दूसरे बैट्समैन को आके रेडी होना है बॉल खेलने के लिए। अगर लेट हुआ तो अपील करेंगे तो आउट हो सकता है, जैसे वो आउट हो गया था, उसको टाइम आउट कहा जाता है। टाइम आउट कहा जाता है। अब ये एक नया रूल आ रहा है जिसमें आईसीसी ये सेम चीज बॉलर्स के लिए कर रही है कि जब एक बॉलर ने ओवर डाल दिया विद इन 1 मिनट नेक्स्ट बॉलर को रेडी होना है बॉल डालने के लिए, एंड नहीं होता तो 5 रन की पेनल्टी मिलेगी जो भी टीम बैटिंग कर रही है। अगर ये 3 बारी चीज होती है, 3 बारी चीज होती है सॉरी, तो 5 रन की पेनल्टी दे दी जाएगी फील्डिंग टीम को। हाँ, एंड इसमें शायद ऐसा कि रेडी भी होने की वो बात नहीं है, डल जानी चाहिए। ओके, ऐसा कुछ, बिकॉज रेडी होना वन सेकेंड कैसे डिसाइड करोगे? जब फास्ट बॉलर इतना पीछे से रनअप लेके आ रहा है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि रेडी है? लाइक आई एम हैप्पी एटलीस्ट कि इन लोगों ने ये चीज डिफाइन कर दिया। अगर बॉल डालना है तो अब एक प्रॉपरली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कब से स्टार्ट हुआ और कब से खत्म हुआ है। और ये चीज आप पूछेंगे कि कैसे टेस्ट होने वाली है, तो बेसिकली ऐसी न्यूज आई है कि ये लोग एक स्टॉप वॉच रखेंगे, हर ओवर के बीच में वो स्टॉप वॉच ऑन और ऑफ होती रहेगी, राइट, टू कैलकुलेट कि क्या ये नेक्स्ट बॉलर जो है वो विद इन अ मिनट। ये इम्प्लीमेंट हो चुका है ना रूल? ये दिसंबर में शुरू होगा। अच्छा, ओके, इस साल, और अगले साल अप्रैल तक चलेगा इन T20s एंड ODIs। टेस्ट बेसिस पे चलेगा ये, कि मतलब आप टेस्टिंग कर रहे हो इस रूल की कि क्या इससे ओवर रेट में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल होता है तो शायद हम लोग देखते हैं कि इसको परमानेंट रूल बना दिया जाए। अभी सिर्फ टेस्टिंग होने वाली है इस चीज़ की। बट डू यू अग्री विद दिस रूल? बेसिकली एक तो आई थिंक ये जो 60 सेकेंड वाला सीन है, एंड अगर बॉल डाल देनी चाहिए तो मे बी शायद थोड़ा वो है कि क्या डल पाएगी नहीं डल पाएगी, क्या 60 मिनट्स का जो स्पैन है वो बहुत 60 सेकेंड्स का जो स्पैन है वो बहुत छोटा तो नहीं है। बट इन प्रिंसिपल आई थिंक सही चीज़ है। अगर बैट्समैन के लिए वो चीज़ अप्लाई हो रही है, एक डिसिप्लिन लाने वाली चीज़, तो आई थिंक सेम चीज़ बॉलर्स के लिए भी होनी चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक किसी को भी ये चीज़ माइंड करनी चाहिए। इनफैक्ट अच्छा है, स्पेसिफिकली बिकॉज हम लोग देख रहे हो गेम कितना बढ़ता जा रहा है। अगर T20 भी 4-4.5 घंटे में पहुंच रहा है तो फिर तो आपको ऑब्वियसली छोटा करने की जरूरत है ही उसको, एंड आई थिंक ये चीज़ उसमें काम करेगी। ऑल्दो ना इन चीज़ों में वही बात आ जाती है ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे अभी ना मैं एक रील देख रहा था, उसमें नेथन लायन का दिखाया हुआ था। एक बार वो इंजर्ड हो गया था, पैर में कुछ इंजरी हो गई थी, बट क्योंकि टेस्ट मैच की बात है, ऑस्ट्रेलिया को बचाना था ऑल आउट होने से, तो बैटिंग करने के लिए निकला और वो लंगड़ाता हुआ पूरा जा रहा था ड्रेसिंग रूम से नीचे तक। ऑब्वियसली उसको 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। हाँ, क्या आप ऐसे सिचुएशन में टाइम आउट अपील करोगे? राइट, एंड पता है सीन ये है कि अगर नहीं करोगे, अगर आपने ऐसी चीज़ के लिए एक्सेप्शन रख दिया तो प्लेयर्स भी भाई नाटक दुल्हे तो है नहीं। हाँ। वो भी नाटक करेंगी। हाँ। क्या पता रेस्ट करना हो तो बॉलर बॉल डालने के बाद लेट जाए, भाई मेरे हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, वही ना, फिर हो जाएगा। अच्छा दूसरा पॉइंट मेरा बॉलिंग के केस में यही था, जो कि अभी रूल जिस पर अप्लाई हो रहा है। मान लो एक बॉलर को जो कि बॉलिंग करने के लिए आ रहा है, विद इन द फर्स्ट मिनट ही इज रेडी टू बॉल, पूरा बॉलिंग करने के लिए तैयार है, और रनअप में जाते जाते जैसे वो पहली बॉल डालने के लिए आ रहा है, भाग रहा है, एक हैमस्ट्रिंग खिंच गई उसकी और वो पहली बॉल नहीं डाल पाया, क्या तब आप ये रूल अप्लाई करोगे? क्या आप तब पेनल्टी दोगे इस चीज़ को? सिमिलरली कई बार ऐसा होता है यार कि एक बॉलर जो है रेडी होता है बॉलिंग करने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे कैप्टन और वाइस कैप्टन डिस्कस करते हैं कि नहीं अभी लास्ट के 2-3 ओवर की बात चल रही है, मान लो डेथ ओवर्स हैं, 2 ओवर में 20 रन चाहिए, फंसा हुआ है गेम। अब वो डिसाइड करते हैं कि नहीं किसी और से डलवाना चाहिए हम लोगों को, डिस्कशन चल रहे होते हैं। अब उस टाइम पे क्या, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है कई बार यार, टू चेंज द प्लान्स एंड सी कि कौन स्ट्राइक पे है, उसके हिसाब से, उसके वीकनेस के हिसाब से हमने एक बॉलर चूज करा है, राइट। तो अब उसका स्कोप भी गया। तो ये ऐसे ना 2-3 केसेस बन जाते हैं जिनको आप सोचोगे कि अच्छा क्या इनके लिए हमें एक एक्सेप्शन नहीं बनाना चाहिए इस रूल में, और अगर बनाएंगे तो उनको डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने कह दिया कि अच्छा इंजरी वाला सीन हो गया, तो फिर वही तुमने कहा कि लोग पैर पकड़ के, मोहम्मद रिजवान ने कह दिया वर्ल्ड कप के मैच में कि कुछ नाटक करता हूँ, कुछ असली करता हूँ। जब वो बंदा ओपनली कर रहा है तो बाकी लोग भी तो इंटाइस होंगे ना कि अच्छा इसने तो बोल दिया ओपनली, तो हम भी कर सकते हैं, बुराई क्या है करने में। तो ये वही है ना कि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता, और सब लोग उस चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे ही करेंगे।
हमने कितनी बार देखा है कि जब बहुत रन पड़ रहे होते हैं, मैंने तुम्हें एक चीज़ बहुत पहले बताई थी ये, अब वो अब देखो अप्लाई हो रही है इस रूल पे। ये चीज़ें ना जो लोग एक्चुअली में किसी कोचिंग में जाके आए, कभी स्टेट फील्ड पे आप खेलोगे तो आप अभी चीज़ समझ में आएगी आपको। ये क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम बैटिंग टीम के साथ होता है और बहुत पिटाई हो रही होती है बॉलर्स की, तो क्या करते हैं कि वो जानबूझ के अपना लेस खोल के बैठ जाएंगे कि अच्छा मेरे जूते का लेस खुल गया, और फिर उसको बांध रहे आराम से जमीन पे बैठ के आराम से, ये भी नहीं खड़े खड़े बांध दिया, आराम से 1-1.5 मिनट वेस्ट कर दिया ताकि वो मोमेंटम ब्रेक हो जाए बैट्समैन का, रिदम ब्रेक हो जाए, और फिर हम कई बार देखते हैं कि ऐसे में विकेट आ जाता है। ये सब चीज़ों का कोई स्कोप है नहीं। एंड आई नो ये लोग कहेंगे कि यार ये सब तो चीप टैक्टिक्स हैं एंड इनको क्या ही ज़रूरत है करने की, फेयर पॉइंट, बट अगर कोई जेन्युइनली इंजर्ड है या फिर कोई जेन्युइन डिस्कशन होने वाला है तो वो भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया सिचुएशन में। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, व्हाट डू यू थिंक? लाइक ये चीज़ तो रहेगी एंड आई थिंक इसी रीज़न से आईसीसी ने अभी ट्रायल बेसिस पे करा है कि लेट्स सी आगे के 5-6 महीने कैसे जाते हैं, अगर कुछ लगता है कि ये चीज़ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो सकती है तो विल इम्प्लीमेंटेड। बट ये आई थिंक ये जो भी हम बोल रहे हैं इसका एकदम वो ट्रू सेंस हमें पता चल ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग कर पाएँ वो चीज़, क्योंकि पॉइंट वही है ना कि आप कब नाटक कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो वो कैसे ही डिफाइन करा जा सकता है। अगर कोई बंदा नीचे लेट के जैसे रिजवान लेट के चिल्ला रहा होता है तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं एक्टिंग कर रहा है, तो वो चीज़ डिफाइन हो ही नहीं सकती। एंड तो ही तभी इस रूल पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए नहीं, क्योंकि एक वो स्लो और रेट वाले ऑलरेडी इंप्लीमेंट करा हुआ है रूल। एंड आई थिंक वो भी कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल में ले आता है कि आपको विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको इतने बॉलर्स आपके इतने ओवर डालने ही डालने, तो कुछ हद तक वो चीज़ ऑलरेडी कवर अप कर देता है। तो अगर ये चीज़ नहीं इंप्लीमेंट हो पाती तो आई थिंक यही एक मेजर फ्लॉ है इसका। एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक ये चीज़ इंप्लीमेंट हो पाएगी अल्टीमेटली। एक तो ना मैं जब बच्चा था तो मैं सोच रहा था कि ये ओवर रेट का क्या चक्कर होता है, क्यों है ये रूल, क्या ज़रूरत है इसकी। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, बट एक बड़ी वियर्ड पता चीज़ ये कि जैसे हम लोग फुटबॉल भी देखते हैं क्योंकि हम कवर करते हैं, वी कैन स्पीक ऑन दैट। क्रिकेट एक ऐसा रेयर स्पोर्ट है जहाँ पे टाइम काटने के मौके ढूंढे जाते हैं, टाइम बचाने के मौके ढूंढे जाते हैं। फुटबॉल में तो एकदम उल्टा है भाई, अगर तुम टाइम वेस्ट करो तो कोई बात नहीं, मैं इंजरी टाइम में 10 मिनट ऐड कर दूंगा, तुम कितना बच लोगे। टाइम ऐड करने की प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट काइंड ऑफ गोज ऑन टू शो कि जो दोनों स्पोर्ट्स का जो बेसिक एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। क्योंकि फुटबॉल एक छोटा स्पोर्ट है, या फिर जितने भी मॉडर्न एज स्पोर्ट्स हैं उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, दे कैन अफोर्ड दैट। उनके पास कभी ये दिमाग में प्रॉब्लम नहीं होगी या स्ट्रेस नहीं होगा कि हमें टाइम काटना है, क्योंकि क्रिकेट ऑलरेडी कितना लंबा स्पोर्ट है जिसका छोटे से छोटा फॉर्मेट भी 4 घंटे तक चलता है। एंड दे आर कम्पीटिंग विद स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड टेनिस एंड अदर स्टफ जिनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। तो वो उनको लगता है कि भाई अब ये मैक्स लिमिट है, अब यहाँ से कम ही करना, यहाँ से बढ़ ही नहीं सकता। तो वो जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं गेम को ऑफिशियल्स, वो कितना डिफरेंट है, बस मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था। एंड ये वही बात है ना कि इन प्रिंसिपल ये रूल बहुत अच्छा है, बट इसके कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो कि शायद अनफॉर्चुनेट हो जाए। तो देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है रूल ये, शायद प्लेयर्स भी इन चीज़ों को वॉइस करें। एंड ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स शेयर करने भी ज़रूरी थे, बिकॉज ये वही इंटरनेट पे कोई चीज़ बताएगा नहीं। बट दी अदर रूल जो कि और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, राइट, वो क्या ज़रा बताओ भाई पहले तो। सी बहुत सिंपल है, आईसीसी ने बेसिकली वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है उसमें से ट्रांसजेंडर्स को बैन कर दिया। लाइक दे कांट प्ले इन दैट वुमेन्स क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑब्वियसली क्लब में खेल सकते हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक आई थिंक एकदम प्रिंसिपली एकदम करेक्ट डिसीजन है ये, लाइक कुछ भी गलत नहीं है इस पर। एंड बहुत सिंपल रीज़न है इसके, वेरी ऑब्वियसली स्पीकिंग, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, जब वुमेन्स स्पोर्ट्स में, नॉट जस्ट क्रिकेट, कोई भी वुमेन्स स्पोर्ट में, क्योंकि हम लोग अक्रॉस द ग्लोब ये चीज़ देखना स्टार्ट कर दिया है चीज़ हमने, कि जब ट्रांसजेंडर्स वुमेन्स स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे ऑब्वियसली हैव अ फिजिकल एडवांटेज ओवर इट। एंड जो स्पोर्ट्स में फिजिकली खेले जा रहे हैं तो आई थिंक वो एडवांटेज हो गई। वेदर इट बी स्विमिंग, हमने स्विमिंग में ये चीज़ देखी है। एंड क्रिकेट में वैसे आई डोंट थिंक ज़्यादा थे भी वैसे, बट आई थिंक एक ही थी शायद, वो भी इंग्लैंड की थी। एंड उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, उसने कह दिया कि अब नाउ दैट आईसीसी हैज़ बैंड अस फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मेरा करियर खत्म हो चुका है। तो उसने ऑलरेडी ये चीज़ कह दिया। तो लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर किसी को भी इस पर झगड़ा करना है तो वो थोड़ी फालतू की ही डिबेट होगी, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ लूजिंग कॉज फॉर यू। अगर आप बायोलॉजिकली देखोगे स्पोर्ट को
कि कैसे खेला जाता है, तो ऑब्वियसली उनका एडवांटेज है एंड इट इज अनफेयर। अगर करना है स्पोर्ट उनका अलग, तो आई थिंक उनके लिए अलग से जेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए, अलग फील्ड ही होनी चाहिए उनके अलग से। जैसे वुमेन्स का अलग है, मेंस का अलग है, वैसे ट्रांसजेंडर्स का अलग रखो, आपस में बीच में मत लाओ एक दूसरे को। क्योंकि इसी के चक्कर में अगेन अक्रॉस ग्लोब, अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट्स हमने देखा है कि कितनी लड़कियों ने भी आके इस बारे में कंप्लेंट करी है। बट है ये चीज़ भाई कि आई रिमेंबर स्विमिंग का अभी कुछ टाइम पहले केस आया था कि कोई ट्रांसजेंडर गोल्ड मेडल जीत गया था वुमेन्स स्पोर्ट्स में, वुमेन्स स्विमिंग जो भी होता है उनका। तो वो लड़कियों के स्पोर्ट जो कि ऑलरेडी इतनी कम व्यूअरशिप है, ऑलरेडी इतना डेवलप्ड नहीं है, उसको सेव करने के लिए भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी इसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो जीत सकता है। और ये ना इशू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेशली इन आवर जनरेशन जहाँ पे लोग ज़्यादा ही वोक जाते हैं। एंड प्रोनाउंस उन सबको लेके बहुत स्पेसिफिक हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर अस टू गिव अ पब्लिक ओपिनियन ऑन दिस। बट पॉइंट वही है कि जो सही है वो सही है। एंड यहाँ पे ना थोड़ी चीज़ें क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर इन इट सेल्फ इज सच अ बिग कैटेगरी जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो किन टाइप के लोगों को एग्जैक्टली आईसीसी ने बैन करा है, वो जब आप सुनेंगे तब आप अग्री करेंगे इस चीज़ से। बेसिकली जितने भी ह्यूमंस हैं जिनकी प्यूबर्टी के टाइम पे वो एक मेल थे, वो प्यूबर्टी के दौरान मेल थे और उसके बाद उन्होंने ट्रांजिशन करा इनटू फीमेल्स, ऐसे लोगों को बैन करा गया। तो ये सोचने वाली बात अब ज़रूर है कि क्योंकि उनकी मेल प्यूबर्टी हुई है एंड उनकी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ फिर उसी हिसाब से डेवलप भी हुई है, उसके बाद अगर आप एक फीमेल में ट्रांजिशन कर जाओगे तो वो स्ट्रेंथ तो फिर भी रहेगी आपके पास। जो कि तुमने जैसे कहा कि स्विमिंग में हमने देखा है, कितने सारे स्पोर्ट्स में देखा है कि एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है फिजिकली ऑन एनी एथलेटिक बेसिस, कि आप लड़कियों से नेचुरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, आपकी बायोलॉजी ही वैसी है। तो आई थिंक आईसीसी ने एक अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि जिन लोगों की प्यूबर्टी एज अ मेल गई है ना, वो नहीं खेल सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात ये है कि जो लोग मान लो 10 साल की उम्र में ही ट्रांजिशन कर गए प्यूबर्टी से पहले, क्या फिर उनको अलाउड होगा खेलना? मान लो एक बच्चा है, लड़का है, वो 9-10 साल की उम्र में ही ट्रांजिशन, पहली बात तो भाई सुन के कितना अजीब लग रहा है कि 9-10 साल की उम्र में करने दिया जा रहा है ट्रांजिशन। मतलब पेरेंट्स हैव टू बी वेरी वियर्ड फॉर दैट। बट सपोजिटली ऐसा हो जाए तो 10 साल की उम्र अगर वो ट्रांजिशन कर गया बिफोर द प्यूबर्टी स्टार्ट्स हिटिंग इनटू अ फीमेल, और उसकी पूरी प्यूबर्टी फिर एज अ फीमेल गई है, तो मतलब एज पर द व्हाट दे हैव सेड अपेरेंटली दे विल बी अलाउड टू प्ले इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। तो होगी वो भी ट्रांसजेंडर ही, वो बच्चा ट्रांसजेंडर ही होगा, बट फिर वो अलाउड होगा खेलने के लिए। और दैट इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट द लॉ राइट नाउ, अनलेस एंड अंटिल आईसीसी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देता है तो। बट पॉइंट वही है कि जो चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई करी है वो तो मैं 100% अग्री करता हूँ उस चीज़ से, बिकॉज बहुत बड़ा एक अनफेयर एडवांटेज है। एंड स्पोर्ट्स में स्पेशली समथिंग लाइक क्रिकेट, ऑफ कोर्स दिमाग का गेम तो है ही, बट दिमाग का एग्जीक्यूशन आपकी बॉडी के थ्रू ही होगा। और वहाँ पे आप जो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो एक अनफेयर एडवांटेज लेके चलेगा ही चलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज वेरी अनफेयर फॉर, मतलब ये इट इज़ अ प्रो फीमेल प्रो वुमेन लॉ इन माई ओपिनियन, राइट, कि लड़कियों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए एंड उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये लॉ आईसीसी लेके आई है। तो एनीबडी दैट फील्स ऑफेंडेड ऑन दिस, आइदर यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, या फिर तो यू आर अ ब्लॉकहेड इन माई ओपिनियन, अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस चीज़ को। तो बिकॉज आइडियली इस चीज़ में मुझे लगता नहीं कुछ गलत है। अब बात ये है कि ऐसे लोगों का फिर होगा क्या? उसका सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली वही है कि यू क्रिएट अ डिफरेंट कैटेगरी फॉर देम। जैसे मेंस स्पोर्ट है, मेंस क्रिकेट है, वुमेन्स क्रिकेट है, एक ट्रांसजेंडर क्रिकेट भी बनाना पड़ेगा शायद। एंड अब बात वही है कि कितना मॉनेटरीली फीजिबल कितना है, वो कौन देखेगा, कैसा चलेगा, अब वो बात देखो, हम उसके ऊपर मतलब वही है कि जो बिजनेस कर रहा है वही जानेगा, वो आईसीसी ही जान सकती है। लाइक ऑनेस्टली आई डोंट थिंक अभी किसी के पास भी इस चीज़ का आंसर है, क्योंकि आप बिजनेस सिर्फ चलाने को चला नहीं सकते ना, पैसा भी आना चाहिए उससे, तभी वो चीज़ चल पाएगी। दूसरी बात ये कि कितने ट्रांसजेंडर्स एक्चुअली में होंगे भी जो उस लेवल पे खेल रहे होंगे, राइट, उस लेवल पे खेलने वाले जो होंगे, एंड उनके लिए फिर उनका भी एम्पावरमेंट करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल के लिए। तो वो करो, उसमें भी 10 साल लगेंगे, तो वो बच्चे निकल के आएंगे आगे ऊपर। तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है जो कि आने वाले डेकेड में तो वैसे भी नहीं दिखेगा आपको होते हुए।
वो ग्राउंड लेवल पे पहले काम करना पड़ेगा 1-2 डेकेड्स तक, फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पे उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। एक तो डू यू थिंक ये जो आईसीसी ने अभी चीज़ डिफाइन करी है कि प्यूबर्टी से पहले जो लोग कर चुके हैं ट्रांजिशन वो खेल सकते हैं, डू यू थिंक आगे चल के ये भी चीज़ हट जाएगी? ये नहीं बोला कि खेल सकते हैं, बस ये बोला कि जो प्यूबर्टी के बाद कर रहे हैं वो नहीं खेल सकते। अब वही वो ग्रे एरिया छोड़ दो। हाँ, लाइक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक अगर आगे जाके डिफाइन करना पड़ता है तो इन प्रिंसिपल आई थिंक मना ही होना चाहिए उस चीज़ को भी। लाइक आई थिंक कि जो भी बंदा एज अ मेल एज अ फीमेल पैदा हो रहा है, एकदम एट द वेरी बेसिक लेवल उनकी अपब्रिंगिंग या जो भी आगे जाके जैसे भी डेवलपमेंट होता है बॉडी का एडवांटेज थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। मतलब भाई आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसकी बायोलॉजी पे रिसर्च नहीं करा एग्जैक्टली, बट हाँ आई एम टेम्पटेड टू फील दैट वे आल्सो। राइट, मे बी यू कुड बी रॉन्ग, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, बट इनिशियली एक फीलिंग तो वैसी रहती है कि हाँ जो एज अ मेल पैदा हुआ बच्चा वो उसका वहाँ से एडवांटेज होगा, फिजिकल एडवांटेज तो रहेगा। सो मतलब उस चीज़ के ऊपर तो हम लोग डेफिनेटिव कमेंट तभी कर सकते हैं जब हमने खुद रिसर्च करी हो, बट क्योंकि इस चीज़ का हमें पता है एंड आई थिंक ये प्योरली वैलिड है, तो आई होप कि इसके ऊपर कोई फालतू का रिवोल्ट ना करे। लाइक अगर कोई इस चीज़ से डिसएग्री करता है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे भी मज़ा आएगा थोड़ा देखने में कि क्या आर्गुमेंट है, हाँ कि किस लॉजिक से आप उसको काउंटर करोगे, एंड मे बी कुछ ऐसा निकल के आए जो हमें ना सोचा हो, मे बी, हाँ, बट लार्जली आई एम श्योर कि जो हम भी बोलेंगे वो भी काफ़ी हद तक वैलिड होगा। सो एनी लास्ट थॉट्स ऑन दिस, डू यू थिंक इसका कोई सोल्यूशन है? At this stage right now, yeah, I think in the near future as well, I don't see it happening. ये जो ट्रांसजेंडर का अलग से क्रिकेट वाला बनाना भी सेक्शन है, I don't think that मतलब वुमेन्स क्रिकेट ही अभी इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है यार, तो अभी हम तीसरा एक कैटेगरी भी लाके उसको लाइक वुमेन्स क्रिकेट, मेंस क्रिकेट का भी 50% भी नहीं पहुंचा है। 50% तो बहुत ज़्यादा है। हाँ राइट, लाइक पता नहीं, लाइक काफ़ी नीचे 10-20% में भी, हाँ मे बी। तो अगर उतना भी नहीं पहुंच पा रहा तो किसी बेसिस पे स्टार्ट होगा। आई नो इट्स अनफॉर्चुनेट, वैसे कोई भी ट्रांसजेंडर जिसको क्रिकेटर बनना कैसे ड्रीम रखता है, ना मुझे पता ही था तुमने जो बताया कि उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो बुरा लगा मुझे सुन के। तो जिसको भी ऐसा कोई ऐसा ड्रीम रखता है करने का, तो आई थिंक उसके लिए अनफॉर्चुनेट हो गई, बट इट इज सैड, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। और मे बी यू विल हैव टू मेक पीस विद इट कि अगर आपकी प्यूबर्टी हो चुकी है और आपको क्रिकेटर बनना है, then maybe don't transition. And now that's a compromise between your career and your identity. तो वो पर्सनल है, बहुत सोचना पड़ेगा जो भी करेगा। बट आई थिंक हाँ इसके ऊपर ज़्यादा कुछ और कहने को है नहीं, बिकॉज बहुत लॉजिकल और वैलिड लगा मुझे जो ICC ने करा, एंड बस वो ग्रे एरिया वही है कि क्या प्यूबर्टी के पहले वाला जो होगा उसका क्या होगा, वो सोचना पड़ेगा। अब भाई आई होप कि प्यूबर्टी के पहले तो कोई ऐसा ट्रांजिशन करे भी ना। एक तो पॉइंट ये है, हमने देखा है एज के कितने फेक सर्टिफिकेट्स बनते हैं, क्या पता इसका फेक बनवा दे कि नहीं, हम तो पहले ही कर गए थे भाई। ये कोई नया बिजनेस हो सकता है भाई फ्रॉड्स के लिए। ट्रू, ये तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। बट ठीक है यार, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल, एंड यहाँ पे हमें 4 मैचेस का प्रीव्यू करना है फॉर बार्सा, रियल मैड्रिड, यूनाइटेड एंड मैन सिटी। तो ला लीगा से पहले शुरू करते हैं। विच टीम आर वी स्पीकिंग ऑन फर्स्ट? आई थिंक बार्सा पे ही करते हैं, क्योंकि कल ही मैच है, कल शाम को 6। एक तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैचेस सारे जल्दी हैं इस बार। संडे की रिकॉर्डिंग जो होगी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। कितने बजे हैं संडे वाले मैचेस? 11 बजे मैक्स, तो मतलब 1 बजे तक खत्म हो जाएगा। वो भी काफी जल्दी है हमारे लिए एक्चुअली, वरना तो 1:30 बजे शुरू होता है तो 3:30 तक तो मैच ही चल रहा होता है। राइट, ट्रू। बट बार्सा पे आते हैं। बार्सा का मैच होने वाला है रायो वैलेकानो से, जो कि एक अवे मैच होने वाला है। नाउ रायो वैलेकानो, जब इन जनरली लोग सोचते हैं इस क्लब के बारे में, तो सबको लगता है कि बार्सा को तो थ्रैश करना चाहिए इस चीज़ को, इस क्लब को, सॉरी। एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि वही बात है कि जितनी कवरेज प्रीमियर लीग में छोटे छोटे क्लब्स के उतनी बार्सा में नहीं है, बार्सा कह रहा हूँ स्पेनिश लीग में नहीं है। बट द पॉइंट इज कि यही छोटी छोटी टीम्स कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं फॉर द बिग टॉप टीम्स जो है, वो शायद लोग जानते नहीं है, स्पेसिफिकली इन ला लीगा, क्योंकि आधे लोग सिर्फ प्रीमियर लीग ही देखते हैं। बट अगर हम लोग बार्सा की बात करें, इस टाइम पे बार्सा 3rd पोजीशन पे एंड रायो वैलेकानो 10th पोजीशन पे। 10th पोजीशन पे जो टीम है उसकी जॉइंट हाईएस्ट क्लीन शीट्स हैं विद बार्सिलोना, ऑब्वियसली दोनों की 6-6 क्लीन शीट्स हैं। तो एंड रायो वैलेकानो का रिसेंटली अभी रियल मैड्रिड से गेम हुआ था, उसका भी हमने प्रीव्यू करा था। वही मैं तुमसे पूछना था, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक काफ़ी गंदा था क्योंकि लाइक बेसिकली रायो वैलेकानो इन प्रिंसिपल तो 4-2-3-1 खिलाती है, बट हमने मैड्रिड के अगेंस्ट देखा था कि वो 4-4-2 में ट्रांजिशन कर गए थे, क्योंकि जब ऐसी बड़ी टीम से मैच होता है इट इज़ नेचुरल ऐसी छोटी टीम्स थोड़ा लो ब्लॉक खिलाने जाएं। एंड जब पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा क्लीन शीट्स हैं तो दैट मीन्स दे आर गुड एट इट एज वेल। तो आई थिंक अगर बार्सा के सामने भी मैच होने वाला है तो वी कैन अगेन सी अ 4-4-2 लाइक फॉर्मेशन।
और मे बी 5-4-1 टाइप की जो फॉर्मेशन होती है जो कि बार्सा अगेंस्ट खेलते हुए देखी हमने काफी टीम्स को। मैं वही बोलने वाला था, बार्सा का अगेंस्ट द वीकर टीम्स सबसे बड़ा वीकनेस यही है, राइट, कि हैव अ लो ब्लॉक, उनको इनवाइट करो पोजीशन के थ्रू आगे आने के लिए, और फिर एकदम से एक जैसी बॉल आए तुरंत एक काउंटर पे लॉन्ग बॉल डाल दो एंड देन मतलब थ्रैश देम व्हेन दे आर वल्नरेबल। और ये बार्सा की प्रॉब्लम बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है, काफ़ी हद तक इसको टैकल करने का ट्राई करा है क्योंकि अब हमारे पास यंग डिफेंडर्स है जिनके पास स्पेस बहुत है, तो वो पीछे ट्रैक बैक कर सकते हैं। बट इन अ बैक फोर सिस्टम व्हेन यू हैव गाइज लाइक कैंसेलो एंड बाल्डे ऑन द विंग्स जो कि आगे चढ़ जाते हैं, तो आप वो बहुत वल्नरेबल हो पीछे विद द बैक टू, सिर्फ 2 डिफेंडर्स। और आपका डीएमएफ भी जो सीडीएम है, पिवट है, वो भी रोमेओ टाइप का है अभी, ना डियोंग है ना बुस्केट्स था जो पहले था, तो वो भी उतना ऐड नहीं करेगा डिफेंसिवली। सो आप बहुत हार्डली कुछ नंबर्स रह जाते हैं पीछे एंड आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो, राइट। तो वो जो प्रॉब्लम रहेगी वो इट इज़ इनएविटेबल। हाँ, एंड अगर हम लोग लास्ट 5 मैचेस की बात करें इन दोनों टीम्स की, नॉट हेड टू हेड बट इन जनरल जो 5 लास्ट मैचेस खेले इनने, रायो वैलेकानो ने सिर्फ 2 बार जीता है, 2 बार ड्रॉ हुआ है और 1 बार लॉस हुआ है। जो ड्रॉ था उनमें से एक वो मैड्रिड के अगेंस्ट आया था, 0-0 था उसमें स्कोर लाइन, एंड इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गेम। तो मे बी वी कैन सी दैट हैपन अगेंस्ट बार्सिलोना एज वेल। एंड जो ये लोग मैच हारे थे वो अभी लास्ट मैच ही हारे थे, दैट वाज अगेंस्ट जिरोना जो कि इस टाइम पे टेबल टॉपर्स हैं, राइट। तो लाइक इट शोज कि क्वालिटी टीम से हारे थे ये लोग। बार्सा की बात करें तो वो लास्ट 5 मैचेस में से 3 बार जीते हैं और 2 बार हारे हैं। एक लॉस उनकी यूसीएल में आई थी, बट हाँ इन जनरल आई थिंक लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना इट शुडंट मैटर दैट मच, दैट टू अगेंस्ट अगर वैलेकानो के अगेंस्ट मैच है तो ये सब चीज़ें उतनी मैटर नहीं करनी चाहिए इन जनरल। मतलब मैंने एक स्टैट पढ़ा था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि अपेरेंटली वैलेकानो पिछले 4 गेम से अगेंस्ट बार्सिलोना अनडिफीटेड है। एग्जैक्टली अगर हेड टू हेड की बात करें, और वो जॉइंट बिगेस्ट स्ट्रीक है फॉर एनी टीम इन ला लीगा राइट नाउ अगेंस्ट बार्सिलोना, राइट। तो मतलब 4 मैचेस से अनडिफीटेड होना बहुत बढ़िया। ये नहीं कह रहे कि हराया बार्सा को, लेकिन अनडिफीटेड है, ड्रॉज हो रहे हैं। जो बार्सा लास्ट मैच जीती थी वो बेसिकली अनडिफीटेड, लास्ट 3 मैच तो ये लोग लास्ट 3 मैच जीते हैं। एक मैच ड्रॉ हुआ था उससे पहले, एंड जो 5th मैच था बेसिकली, एंड आई थिंक वो मैच 2021 में था, वो ये लोग जीती थी बार्सिलोना। ओके, उसके बाद से जीते नहीं है। तो आई थिंक एक हो सकता है वो प्रेशर हो थोड़ा, और अवे गेम भी है, बट रिगार्डलेस आई थिंक जो स्क्वाड में जो डिफरेंस है दोनों टीम्स के, एंड आई होप मेंटालिटी डिफरेंस भी हो, आई थिंक उसके हिसाब से बार्सा शुड नॉट हैव एन एक्सक्यूज टू मे बी प्रोलॉन्ग दिस स्ट्रीक जो इनकी बनती आई है रायो वैलेकानो से। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स कम टू द लाइनअप, कि क्या लाइनअप खेलाना चाहिए बार्सिलोना को अगेंस्ट रायो वैलेकानो। व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो टर स्टेगन नहीं होगा, हाँ, गावी भी नहीं होगा, वो तो चलो पता ही है। तो आई थिंक इनाकी पेना हो सकता है अपना गोल कीपिंग पोजीशन पे। अब डिफेंस में बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज कुंडे वापस आ रहा है, अराहो इज़ देयर, मार्टिनेज है हमारे पास, बाल्डे कैंसेलो हैं। तो थैंकफुली डिफेंस इज़ दैट पोजीशन जहाँ पे हमारे पास सब ऑप्शंस आ रहे हैं। अटैक में काफ़ी टाइम तक इंजरीज थी, मिडफील्ड में अभी भी इंजरीज हो रही हैं, बट डिफेंस में नाउ एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आई थिंक बाल्डे और कैंसेलो तो स्टार्ट करनी ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो 2 डिफेंडर्स होंगे, अब यहाँ पे बात है कि आप क्या 3 में से किसको पिक करोगे एग्जैक्टली, बिकॉज मार्टिनेज इन हिज ओन पर्सनल, इन माई पर्सनल ओपिनियन ही हैज़ बीन गुड इन हिज ओन सर्टेन वेज, यूनिक वेज, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो बॉल का, चाहे वो कुछ बेसिक डिफेंडिंग स्किल्स भी हो, पोजिशनिंग हो। आई थिंक ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब देयर। बट देन अगेन वी नो हाउ गुड अराहो एंड कुंडे हैव ऑल्सो बीन, एंड उनकी रेपुटेशन भी है वैसी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चावी तो इतना टेम्पटेड था कि इन तीनों को खिलाया था अगेंस्ट सोसिएडाड एंड अपना रियल मैड्रिड। तो अब बात वही है कि अगर सिर्फ 2 को खिलाना है, इफ़ यू हैव टू प्ले अ 4-3-3 बेसिक जो 4-3-3 है, तो सिर्फ 2 ही खेल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे लगता है कि पर्सनली आई एम टेम्पटेड टू गो विद मार्टिनेज एंड अराहो, बिकॉज कुंडे भी इंजरी से भी आया रिसेंटली, एंड ही इज द इजिएस्ट वन टू कॉम्प्रोमाइज राइट नाउ। बट आई कैन सी कुंडे ऑल्सो स्टार्टिंग। इफ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, आई वुड से कि अभी आई वुड स्टिल स्टार्ट कुंडे, अराहो एंड मार्टिनेज पर्सनली। आई थिंक वी आर पास्ट दैट सिचुएशन जहाँ पे हम कहते थे कि अपना कुंडे और राहो दोनों को साथ में स्टार्ट कराया जाए, वो तो नहीं होना चाहिए कभी। Okay. क्रिस्टेंसन आएगा तो वो करेगा, एंड मे बी वन ऑफ कुंडे एंड राहो साथ में।
बिकॉज पहले क्या होता था कि अराहो कुंडे साथ में स्टार्ट कर जाते थे लेकिन सेंटर बैक की तरह नहीं करते थे, एक राइट बैक बन जाता था, बट दोनों एज सेंटर बैक्स वो थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है। तो आई वुड से मार्टिनेज एंड अराहो, एंड विंग्स में मैंने बताई दिया बाल्डे एंड कैंसेलो। मिडफील्ड की अगर बात करें, आई थिंक रोमेओ को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। हाँ। गुंडोगान को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। साथ ही साथ आई थिंक पेड्री को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ, चॉइस नहीं है, राइट। बिकॉज डियोंग अभी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है एंड गावी की तो भाई पूरा सीजन ही चलेगा तो ये अनफॉर्चुनेटली। स्पेसिफिकली अगर हम लोग सेंट्रल मिडफील्डर्स की बात करें, पॉइंट ये है, और चावी के लिए इतना बड़ा कंसर्न इसलिए होगा क्योंकि कुछ प्लेयर्स अभी इंजरी से जस्ट आए हैं लाइक पेड्री, बट अगेन आप ये चाहते हो कि उसकी इंजरी वापस रीएग्रेवेट ना हो जाए। एट द सेम टाइम स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक थिन लाइन है जहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा बार्सिलोना को इस टाइम पे, चावी को भी, कि किस तरीके से वो गेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है। पेड्री में भी कुछ मिनट्स खेले और मे भी क्या पता हमें कोई नया लामासिया डेब्यू दिख जाए, ट्रू, वैसे टाइप का कोई नया बंदा चढ़ के आ जाए, क्योंकि गावी की इंजरी ऑब्वियसली बहुत लंबी है। एंड इन माई ओपिनियन, जिसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कही थी कि गावी अप टिल नाउ इन दिस सीजन प्रॉब्ली हैज बीन बार्साज बेस्ट प्लेयर। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न है ये बार्सिलोना के लिए कि गावी इंजर हो चुका है इतने लंबे टाइम के लिए। ट्रू, गावी के लिए तो है ही, बट फॉर बार्सिलोना एज वेल, क्योंकि पेड्री ऑब्वियसली इज नॉट रिलायबल एंड आई थिंक ये टाइम है, इस टाइम पे पेड्री के एब्सेंस में गावी ने दिखा दिया कि वो किस लेवल का प्लेयर है। अब गावी के एब्सेंस में इट इज़ टाइम फॉर पेड्री टू स्टेप अप एंड एटलीस्ट बी रिलायबल, कि चलो अगर मैं डे इन डे आउट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता 10 on 10, आई विल गिव यू अ 7 on 10 परफॉर्मेंस एवरी मैच। तो आई जस्ट होप ये स्पेसिफिकली ये मैं बेसिकली ध्यान दे रहा हूँ वो एवरी मैच पे, कि एटलीस्ट यू आर अवेलेबल टू प्ले एवरी मैच। इस चीज़ पे आई थिंक पेड्री को बहुत फोकस करना पड़ेगा नाउ दैट गावी इज गॉन। आई थिंक फर्मिन लोपेज जिसने इतना प्रॉमिस दिखाया है वो भी एक ऑप्शन रहेगा जरूर, बट वही है कि इन चारों में से ही वो रोटेशंस होते रहेंगे। ऑफ द बेंच बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होने नहीं वाले। वुड यू स्टार्ट फर्मिन लोपेज ओवर समबडी हियर? Would you be tempted to? आई थिंक अगर होगा तो शायद पेड्री हो, क्योंकि वो इंजरी से जस्ट अभी आया है, और मे बी वी कैन सी कि पेड्री स्टार्ट करता है एंड 60 मिनट्स के बाद उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। Could you also see a lineup जहाँ पे गुंडोगान को डीएमएफ बना दिया जाए, पिवट बना दिया जाए, और सामने फर्मिन लोपेज और पेड्री स्टार्ट कर रहे हो? एक तो आई थिंक ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत रिस्की भी होगा। रिस्की है, वही पॉइंट है। वाई आई थिंक दिस लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी हो, दैट इज ओनली बिकॉज ये कार्डिस क्या, सॉरी, ये रायो वैलेकानो है, जो कि अटैक में भी उतना नहीं करेगी, बट जब करेगी तो क्या आपका सीडीएम उस पोजीशन पे होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अवे गेम भी है, हाँ, एंड अभी ऑफ लेट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा फिर। हमारा खुद का भी भाई 3 ही मैच जीतते हैं, 2 हारे भी हैं, तो मे बी यू डोंट वांट टू बी दैट एडवेंचरस राइट नाउ, राइट। बट अगर हम अटैक की बात करें, आई थिंक लेवेंडोस्की विल स्टार्ट, अभी 2 गोल मारे थे उससे रिसेंटली। विंग्स पे अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्योंकि रफीनिया भी फिट हो चुका है, टॉरेस का ऑप्शन है, फिलिक्स का ऑप्शन है हमारे पास। मे बी यू कुड ऑल्सो सी फर्मिन लोपेज स्टार्टिंग एज अ लेफ्ट विंगर, वो भी एक ऑप्शन है। आई थिंक रफीनिया को मैं स्टार्ट कराऊंगा पर्सनली ओवर फरान टॉरेस ऑन द राइट विंग, क्योंकि आई थिंक जितना भी वो खेला इंजरी के आने के बाद से ही हैज शोन मोर प्रॉमिस टू मी। अब बात आती है अगर लेफ्ट विंग की बात हो रही है, तो अब यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, फिलिक्स, फरान टॉरेस एंड अपना फर्मिन लोपेज। अब यहाँ पे किसको स्टार्ट करा सकते हैं यार, मतलब लाइक isn't Felix a no-brainer right now? why so though? He has not performed that well in the past few games. Like maybe past few games में ना कराओ, but like we know कि कोई प्लेयर जो है वो लगातार सारे गेम्स परफॉर्म नहीं करेगा, अगर यंगस्टर है तो भी। Like he is here to prove a point. एंड बार्सा के आई रिमेंबर किसने बोला था, बट बार्सा के मैनेजमेंट से किसी ने बोला है कि वो दोनों जोआओ को साइन करने को बोलेंगे। हाँ, राइट। तो आई थिंक कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो लाइक गिव हिम अ चांस अगेंस्ट अ बेसिकली अ वीकर ऑपोजिशन एंड लेट हिम स्कोर सम गोल्स या मे बी असिस्ट। ऑल्दो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी दैट इजी टू स्कोर अगेंस्ट रायो वैलेकानो। हो सकता है। तो मतलब आई एम ऑल्सो अ लिटिल टेम्प्टेड टू स्टार्ट फिलिक्स जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक ऐसा बंदा है, क्योंकि रफीनिया विल बी स्टिकिंग टू द विंग्स, वो ज़्यादा कट इन नहीं करेगा, कट इन करेगा भी तो दूर से शॉट लेता है। तो एक विंग पे एटलीस्ट एक बंदा हो जो कि कट इन करके चांसेस क्रिएट कर रहा हो या फिर मिडफील्ड में ड्रॉप करके क्रिएटिविटी ऐड कर रहा हो, क्योंकि फरान टोरेस ऑन द लेफ्ट विंग कट इन वो भी कट इन करने वाला प्लेयर है, बट वो राइट विंग पे बेटर खेलता है समहाउ। एंड यू नो द पॉइंट इज कि अगर ये नहीं करता फिलिक्स कट इन, हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा कि लेवेंडोस्की से जितना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो इसलिए ही आ रहा है क्योंकि खुद भी कह चुका मुझे पसंद है उसके साथ खेलना। अगर कोई एकदम आउट एंड आउट विंगर खेलता है वहाँ पे, तो बेसिकली दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट अनदर
another off game from Lewandowski. क्योंकि पता क्या होगा, वो इतना लो ब्लॉक खिलाएंगे, सारे बंदे पीछे हैं, 2-3 डिफेंडर्स को जो है वो मार्क कर दे लेवेंडोस्की के ऊपर, और वो आइसोलेटेड है बॉक्स के अंदर. अब आप सिर्फ क्रॉस डालते जा रहे हो, कितने क्रॉसेस जीत पाएगा वो? तो यू नीड दोज प्लेयर्स क्लोज बाय जिससे वो 1-2 कर सकता है, पोजीशंस बना सकता है. तो फीलिक्स का टैक्टिकली एक वहाँ पे एक चांस बन सकता है. आई कैन सी दैट. बट गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट एल्स डू वी हैव टू से अबाउट दिस प्रीव्यू? लाइक आई थिंक कि आगे अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूं, आई काइंड ऑफ होप कि बार्सिलोना हार जाए. बट वेरी ऑनेस्टली आई थिंक ये मैच 0-0 ड्रॉ हो सकता है. लाइक देयर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी. आई थिंक हारेगी नहीं बार्सिलोना, बट ड्रॉ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. मतलब आई एम गोइंग विद अ सेफ 1-0. ओके, हाँ, आई थिंक लाइक कोई जिता भी रहा है बार्सिलोना को, आई थिंक सबसे सेफ बेट 1-0 ही है इस टाइम पे. बट हाँ, आई थिंक ये ड्रॉ होने के बहुत चांसेस हैं. सो मे बी आई विल गो विद अ 0-0 ड्रॉ. चलो देखते हैं. बाय द वे मेरा 1-0 बार्सा के लिए, ये नहीं कि रहा है. बट मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड, व्हाट डू वी हैव इन दैट गेम भाई? सो मैड्रिड का मैच होने वाला है कार्डिफ से. ये संडे को होगा बेसिकली. एंड दिस इज ऑल्सो एन अवे गेम. काफ़ी मैचेस हैं इस बार जो कि अवे गेम खेलने वाले, जिन टीम्स की हम लोग बात करते हैं एक्सेप्ट सिटी. बाकी सारी टीम्स का अवे मैच होने वाला है, तो ये भी अवे मैच है. एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे है. इस टाइम पे मैड्रिड 2nd पे है एंड कार्डिफ 16th पे है. सो रिलेटिवली जो बार्सा का मैच होने वाला है उससे बहुत ज़्यादा इजी मैच मिल रहा है हमें. राइट. एंड यू नो बार्सिलोना और मैड्रिड दोनों इस टाइम पे कोई भी ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि आप पॉइंट ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि लगातार कोई ना कोई पीछे, और पहली बार जिरोना तो आ गई है आपसे, और इंजरीज भी होते जा रही हैं, तो ये नेवर नो कब आपका फॉर्म फॉल्टर कर जाए. एंड ये जिरोना वाला पॉइंट भी आई नो सीजन के स्टार्ट में सब लोग कह रहे थे कि यार लाइक आई स्टिल थिंक कि जीतेंगे नहीं वो लोग टाइटल, बट द फैक्ट इज कि जो प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, 13-14 मैचेस हो चुके हैं ऑलरेडी, ऑलमोस्ट हाफ सीजन होने वाला है, जनवरी आने वाला है, और तब भी वो टॉप पे बैठे हुए हैं. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ जोक, कोई फ्लूक नहीं है कि वो इतनी आगे बैठे हुए हैं. तो इन दोनों में से कोई भी टीम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ड्रॉप करना, चाहे ड्रॉ भी हो जाए, 2 पॉइंट भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते ड्रॉप करना. ट्रू. एंड अगर हम लोग इंजरी लिस्ट देखें इस टाइम पे मैड्रिड की, गुलर इंजर्ड है, चुआमेनी इंजर्ड है, सेबायोस इंजर्ड है, कामाविंगा इंजर्ड है, बेलिंगम इंजर्ड है, केपा इंजर्ड है, विनीसियस जूनियर इंजर्ड है. तो ऑलमोस्ट हमारी जो ए टीम है उसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स काफी लोग इंजर्ड है. हाँ, एंड हम पहले जानते हैं कि कितनी डिप्लीटेड स्क्वाड है. तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मैड्रिड हियर ऑनवर्ड्स. बेसिकली आपका फरवरी में जाके तो विनीशियस आने वाला है, तो अब बहुत टाइम लगने वाला है, और आपको बहुत, अगर वो दिसंबर और जनवरी का पार्ट ये लोग हार गए तो इट इज़ वेरी बैड टू कम बैक फ्रॉम इट, क्योंकि दूसरी टीम्स मोमेंटम ले लेंगी और फिर वो लोग खेलने लग जाएंगे. अच्छा, मतलब आई एम नॉट श्योर कि हम लोग इतना ज़्यादा मैड्रिड को ऐसे काउंट आउट कर सकते इतना इजीली, बट हाँ वो मैटर तो बहुत करेगा. आई थिंक काउंट आउट में मैं टाइटल कर रहा हूँ, लाइक टॉप 4 तो ये लोग आने ही वाले हैं. आई थिंक इधर वे लोग 2nd 3rd फिनिश कर ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके. बट क्या ला लीगा में मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी बात है 2nd 3rd फिनिश करना. ऑब्वियसली दे आर गोइंग फॉर द टाइटल. आई थिंक 2nd तो कम से कम करना ही चाहिए. हाँ राइट, करना ही चाहिए. और रियल में से कोई भी 2nd फिनिश नहीं करता, तो वही होता है कि चलो एटलेटिको मैड्रिड आ गई, लेकिन आइडियली शुड हैव डन बेटर. एग्जैक्टली. एंड अगर हम लोग लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो मैड्रिड के 4 विन्स रहे हैं, सिर्फ 1 ड्रॉ रहा है, तो काफ़ी अच्छे फॉर्म से आ रही है, अनडिफीटेड फॉर्म से आ रही है मैड्रिड. एंड कार्डिफ की सिर्फ 1 जीत है, 2 लॉसेज हैं और 2 ड्रॉज हैं. तो यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर सिटिंग ऑन द 16th प्लेस. एंड बहुत ईजी गेम होना चाहिए कायदे से. अगर ये गेम बना मुश्किल हो सकता है तो मैड्रिड खुद ही कर सकती है अपने लिए. वो भी हमने देखा है काफ़ी सीजन में करती आ रही है. वेदर इट बी अबाउट फिनिशिंग ऑफ द चांसेस, क्योंकि चांसेस क्रिएट करने हमने स्टार्ट कर दिए, बस फिनिश ऑफ करने में प्रॉब्लम आ रही है. एंड वो अब और बढ़ जाएगी क्योंकि ना आपके पास बेलिंगम है ना विनीशियस जूनियर है. नेक्स्ट अप, अगर हम लोग लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो मैड्रिड ने 3 जीते और 2 ड्रॉज रहे हैं. कार्डिफ 1 भी नहीं जीती है, तो अनडिफीटेड है एटलीस्ट. हाँ अनडिफीटेड है. हाँ, तो लाइक देयर इज नो रीजन व्हाई मैड्रिड को ये मैच हारना चाहिए. एंड अगर हम लोग लाइनअप पे आते हैं फाइनली, सो केपा इंजर्ड है, लूनन स्टार्ट करेगा मेरे लिए, कारवाहल विल बी ऑन द राइट विंग, नाचो स्टार्ट करेगा, एल्बा रूडिगर स्टार्ट करेगा, एंड एल्बा मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए. क्यों? ऑन द लेफ्ट बैक, क्योंकि मेंडी जो है वो बहुत ही गंदा है गोइंग फॉरवर्ड. एंड कार्डिफ के अगेंस्ट आई एम होपिंग हम लोग पोजीशन डोमिनेट करने वाले और अटैक पर अटैक बनेंगे ही बनेंगे. डू यू थिंक, क्योंकि एल्बा को हमने इतना क्रिटिसाइज करा है एट द सेंटर बैक पोजीशन की, वो जब बॉक्स के अंदर हेडर्स आ रहे होते हैं पता नहीं कहाँ खोया होता है, कुड ही बी अ वायबल ऑप्शन ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन? बिकॉज हमने देखा कैसे वो यूटिलिटी प्लेयर टाइप का है, मिडफील्ड में भी होता है, डिफेंस में भी होता है, हर जगह. कुड दैट बी एन ऑप्शन? लाइक आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऑप्शन होना ही चाहिए था ये. एंड स्टार्ट ऑफ द सीजन में हमने देखा भी था कि ऑप्शन था. बट पॉइंट वही है कि एंसेलोटी इतना रिजिड है अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से, कि वो
मे बी फेवर नहीं करता। आई थिंक उसे खुद का उसकी भी बात है माइंडसेट की। अल्बा मुझे लगता नहीं कि चाहता है वो। अल्बा इन प्रिंसिपल नहीं चाहता। आइडियली डिफेंस में ही नहीं चाहता था वो, मिडफील्ड में चाहता था। हाँ वही सबसे फनी थिंग यही थी कि जब वो मैड्रिड आ रहा था तो मिडफील्ड में खेलना चाहता था, एंड मिडफील्ड में कैसे ही खेल लोगे आप। तो देन ही सेड कि नहीं मैं सेंटर बैक खेलूंगा, एंड अब लेफ्ट बैक जो है वो प्रॉब्ली शायद उसके आर्सेनल के बाहर है चीज थोड़ी, इसलिए वो चाहता भी नहीं है खुद खेलना। बट द पॉइंट इज कि जो है उससे तो बेटर ही है। सेंटर बैक पोजीशन पे ही हैज बीन हॉरिबल भाई। जब भी क्रॉस आता है लगता है कि गोल तो पड़ ही जाएगा। तो जहां पे आप खेल सकते हो वहां पे खेलो इस टाइम पे, ये मत सोचो कि मेरे को खेलना कहाँ पे है, मतलब कहीं बैठाई ना दिया जाओ। हाँ बैठाई ना दिए जाओ। एंड उसके बाद मिडफील्ड में हमारे पास वाल्वर्दे, क्रूज और मॉड्रिच होंगे। क्रूज इन दैट डीएमएफ रोल आई थिंक यहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वीकर ऑपोजिशन है। एंड मॉड्रिच एंड क्रूज साथ में स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है और चुआमेनी भी इंजर्ड है, कामाविंगा भी इंजर्ड है, बेलिंगम भी इंजर्ड है। तो फाइनली हम लोग वापस क्रूज मॉड्रिच को साथ में खेलता हुआ देख सकते हैं। नाउ अपने कैंप पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पे आई थिंक ब्राहिम डियाज वुड बी द स्टार्टर, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अर्दा गुलर भी बेलिंगम कब एक्सपेक्टेड है? बेलिंगम कह तो रहे कुछ मैचेस में आ जाएगा बट इस मैच में तो नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अर्दा गुलर पता नहीं भाई वो खेलेगा, वो तो मतलब रेडी तो हो ही गया था वो प्रैक्टिस में, वो वापस इंजर हो गया फिर से। कब? अभी कुछ नहीं पहले इंजरी में, मतलब ट्रेनिंग में वापस इंजरी हो गई उसको। नहीं वो तो हमने डिस्कस करा था। हाँ वो इंजर्ड ही, उससे रिकवर नहीं करा अभी तक। नहीं कितना टाइम लगेगा भाई? मतलब कह तो रहे हैं कि वो मिड दिसंबर तक आ जाना चाहिए, बट पॉइंट इज कि आई डोंट थिंक कि कोई भी इस टाइम पे अब होप कर रहा है वो चीज कि वो अगले साल ही आएगा सीधा, लग रहा है देखने में। ओ भाई पॉइंट इज ये अगला हज़ार्ड ना हो जाए भाई हमारे लिए, बहुत सैड हो जाएगा एक्चुअली। मतलब हज़ार्ड तो फिर भी लेट 20s में था, ये तो अपना कुछ अचीव ही नहीं करा, कुछ तो बच्चा है अभी। हाँ बट ब्राहिम डियाज स्टार्ट करेगा एंड आगे नो ब्रेनर होजेलू एंड रॉड्रिगो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। रॉड्रिगो बहुत अच्छे फॉर्म में है। इंटरनेशनल ब्रेक से पहले उसने, आई रिमेंबर जो लास्ट गेम था उसमें उसने 4 गोल असिस्ट दिए थे। अर्जेंटीना अगेंस्ट तो हाँ 40 कर दी उसने, वो क्योंकि मेसी ने मारा ना उसे धमका दिया उसे बेचारे को। बट हाँ आई थिंक रॉड्रिगो इट इज़ हिज टाइम टू स्टेप अप, क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं आगे। तो रिगार्डलेस आप अच्छा खेलो गंदा खेलो, आपको चांस मिलने ही वाला है बहुत लंबे टाइम तक। अगले 2 महीने आपके पास है, सिर्फ आपके पास है, तो आप खेलो अच्छा और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ ना। अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, आई थिंक बहुत अच्छे से जीतना चाहिए मैड्रिड को रिगार्डलेस जितनी भी इंजरीज हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग 3-0 विन। ओ भाई मैं तो कह रहा हूँ फाइनल हारेगी मैड्रिड। पता नहीं, आई ऑल्सो थिंक कि मैड्रिड जीतेगी एंड शुड बी अ कन्विंसिंग वन। शुड बी क्योंकि नहीं बात वही कि इतना इंजरीज हैं। हाँ मतलब मैं कन्विंसिंग भी कह रहा हूँ तो एट मैक्स आई थिंक 2-0। ओके मतलब आई थिंक 3-0 करते तो दे आर पंचिंग अबव देयर वेट टू सर्टेन एक्सटेंट। आई नो ऑपोजिशन कैसी है एंड अवे गेम है जो भी है, बट स्टिल आई थिंक इतना। एंड मैड्रिड का मैंने वो देखा भी है ना कि व्हेन दे नो दे आर विनिंग वो जबरदस्ती बहुत पुश नहीं करेंगे इंटेंसिटी के लिए। एंड मे बी एंसेलोटी खुद ही कहते हैं कि मत करो वरना पता चले एक और क्योंकि पता है ना स्क्वाड नहीं है, डिप्लीटेड है अभी, तो तुम फालतू में पुश नहीं भी करोगे। प्लस चैंपियंस लीग आ रही है अगले हफ्ते। एग्जैक्टली तो आई थिंक वो 3 गोल तक कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बट दे वुड प्रॉब्ली कंजर्व द एनर्जी एंड इंटेंसिटी एंड शायद 2-0 मे बी वी कैन सी दैट। मतलब मे बी अगर 3-0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कार्डिस जो है वो एकदम ही लेट गई है कि भाई मार ही दो हमें। हाँ कि मतलब मैड्रिड भी मार रही है। बट ठीक है भाई, यहाँ से चलते हैं प्रीमियर लीग पे। आई थिंक वन वेरी बिग गेम एंड देन यूनाइटेड के लिए भी आई थिंक बड़ा गेम हो ही जाता है, बड़ा ही है वो। राइट, बट लेट्स स्टार्ट विद सिटी एंड लिवरपूल। भाई क्या एक्सपेक्टेशंस है इस गेम से? राइट, सो ये सैटरडे को मैच है, बार्सा वाले मैच से थोड़ा क्लैश करेगा। वो 6:30 है, ये 6 बजे तुम देखोगे ये वाला मैच? बार्सा मैच देखोगे एंड ये एटिहाड में है। वैसे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक अगर कोई एक स्टेडियम है जहाँ पे सिटी को थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है वो एनफील्ड है। तो अच्छा है कि एटिहाड में है, उनके लिए प्रॉब्ली बेटर है ये चीज़। नाउ इस टाइम पे ये टीम्स फर्स्ट और सेकंड पे बैठी हुई हैं एंड वाई आई से कि ये मैच जीतना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कि ये लोग अपनी लीड मेंटेन रखें, मोमेंटम मेंटेन रखें। सिटी टॉप पे बैठी 28 पॉइंट के साथ, लिवरपूल सेकंड बैठी 27 पॉइंट्स के साथ, जो जीतेगा टॉप कर देगा। आर्सेनल बैठी है 27 पॉइंट्स के साथ, वो भी उसी लेवल पे है। स्पर्स बैठी है 26 पॉइंट्स के साथ एंड एस्टन विला बैठी है 25 पॉइंट्स के साथ। ये टॉप 5 है। बेसिकली अगर आप जीतोगे तो आप टॉप पे जाओगे और अगर आप हार रहे हो तो आप रिस्क कर रहे हो कि आप टॉप 4 में भी एकदम बॉटम पे आ सकते हो। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि बाकी लोगों के पास गेम इन हैंड होगा, वो जीत गए तो सारे ऊपर निकल। हाँ एग्जैक्टली। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मैच एंड बहुत हाई इंटेंसिटी मैच आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम्स। नौ अगर हम लोग इंजरीज की बात करें यहाँ पे तो सिटी की कुछ क्रूशल इंजरीज हुई हैं। हालैंड इज डाउटफुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खेल लेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं खेलेगा।
बट हो सकता है कि पेप शायद थोड़ा रिजर्व करे इसको कि भाई तू बैठ जा, हमारे पास वैसे भी अल्वारेज है, अल्वारेज जैसा प्लेयर है तो अच्छा ही होगा। ऑल्दो हालैंड नॉट प्लेइंग कुड बी अ बिग ब्लो भाई, बिग हो सकता है क्योंकि वो फॉर्म में आ भी रहा था अब, एंड वो प्रेजेंस चाहिए होती है ऐसे बड़े गेम्स में, राइट। एंड एडरसन भी अभी इंजर हो चुका है तो हमें कीपर भी अलग देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड आकी एंड स्टोन्स जो है वो थोड़े डाउटफुल है, आई थिंक मे बी दोनों ना खेलें इस मैच में, बट हो सकता है कि स्क्वाड में हो, पर आई डोंट थिंक कि दे विल बी स्टार्टिंग द गेम। एंड लिवरपूल को भी काफ़ी इंजरीज हुई है, वैसे उनका काफ़ी डिप्लीटेड स्क्वाड रहता है, उसमें रॉबर्टसन इंजर हो चुका है, वो डायरेक्टली फरवरी में आएगा अब। एंड कोनाटे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था स्क्वाड का, वो भी इंजर हो चुका है, सो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। ना इनका लास्ट 5 मैचेस का हम लोग देखें तो सिटी का 8 ड्रॉ रहा है और 4 विन्स रही हैं। एंड जो ड्रॉ आया था वो लास्ट मैच आया था बिटवीन चेल्सी, जो कि 4-4 की स्कोर लाइन थी, प्रॉब्ली द गेम ऑफ द प्रीमियर लीग दिस सीजन। एग्जैक्टली, तो आई थिंक प्रॉब्ली एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट टू प्रूव होगा प्रीमियर लीग कह रहा हूँ सिटी के लिए, नॉट बेसिकली पॉइंट ऑफ प्रूव बट अपनी डोमिनेंस असर्ट करने की चीज़ होगी है कि अभी हम आई नो हम लोग 4-4 के उससे क्या है। एंड बाय द वे दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब गार्डियोला की सिटी ने प्रीमियर लीग में 4 गोल्स कंसीड करे थे एवर। हाँ, जब से भाई साहब, तो आई थिंक कि एक थोड़ा पॉइंट ऑफ वो होगा कि भाई अब हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग ही डोमिनेट करने वाले हैं, प्रूव करना है। हाँ, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इंटेंसिटी हाई हो सकती है इस गेम की। लिवरपूल की 1 लॉस रही है, 8 ड्रॉ रहा है एंड 3 विन्स रही हैं। एंड जो अभी लॉस आई थी वो टोल हाउस के अगेंस्ट आई थी इन द यूरोपा लीग, जो कि बड़ी अनफॉर्गेटेबल था। हाँ, राइट। अब लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की याद करते हैं तो सिटी 2 बार जीती है, लिवरपूल 3 बार जीती है। तो लास्ट 5 में जो डोमिनेंस रही है वो एक तरीके से लिवरपूल की रही है, ऑल्दो बहुत क्लोज है। हाँ, मतलब जस्ट ही है। हाँ, बट जो लास्ट मैच था वो सिटी 4-1 की स्कोर लाइन से जीती थी। ओके, तो वहां पे भी दिख जाता है। एंड सिटी जो है अपने लास्ट 23 कॉन्जिक्यूटिव होम मैचेस जीती है घर पे, अगर वो एक और जीत जाते तो वो सनडरलैंड का आई थिंक 19 समथिंग में कुछ रिकॉर्ड बना था उसका, मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव होम विन्स का, वो रिकॉर्ड इक्वल हो जाएगा 24 का। अच्छा। एंड एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि हालैंड हैज़ नॉट स्कोर्ड अगेंस्ट लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग अभी तक। हाँ, अभी तक नहीं मारी है प्रीमियर लीग में, मतलब 2-3 मैच तो हुए हैं अभी तक। हाँ, मतलब बट स्टिल राइट। एंड बड़ा गेम है, सबसे बड़ा गेम है, तो आई थिंक मार देना चाहिए था। तो बाय द स्टैटिस्टिक्स ज्यादा मिस नहीं करेंगे शायद उसको। हाँ, राइट। बट यहीं पे हम लोग लाइनअप पे आते हैं। हालैंड खेल सकता है, बट अगर हम लोग हालैंड नहीं खेलेगा तो क्या लाइनअप हो सकता है? अल्वारेज अप टॉप ऑब्वियसली, ग्रीलिश खेल सकता है, फोर्डन में भी इन द मिडफील्ड बर्नार्डो के साथ, एंड राइट में हो सकता है डोकू खेले, क्योंकि हमने लास्ट 1-2 मैचेस में डोकू को राइट विंग पे खेलते हुए देखा है। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि डोकू शायद लेफ्ट विंग पे खेले और ग्रीलिश ना खेले। फिर हाँ, रॉड्री होगा एंड मेरे हिसाब से रिको लुइस होगा, बिकॉज जॉन स्टोन्स इंजर्ड है इस टाइम पे, तो आई डोंट थिंक उसका कुछ सेंस बनेगा। एंड मैथ्यूस फिर से इंजरी हो गई उसको। हाँ, वो भी इंजर्ड है इस टाइम पे। एंड बैकलाइन जो 3 एट द बैक होते हैं बेसिकली, वो ग्वार्डियोल होगा, रूबन डियाज होगा एंड वॉकर होगा, क्योंकि आके भी इंजर्ड है इस टाइम पे, राइट। तो उसका भी शायद सेंस नहीं बनेगा खेलने का। एंड ऑर्टेगा खेलेगा एज कीपर, एडरसन इंजर्ड है, तो ये प्रॉब्ली लाइनअप देखी जा सकती है हम लोग। अगर हालैंड खेलता है तो बहुत माइन्यूट चेंजेस होंगे, ग्रीलिश और डोकू के में से कोई एक लेफ्ट विंग पे खेलेगा, हालैंड अप टॉप खेलेगा, एंड एज यूजुअल अल्वारेज जो है वो अटैकिंग मिडफील्ड में पीछे ड्रॉप कर जाएगा, एंड फोर्डन या बर्नार्डो में से कोई राइट विंग पे आ जाएगा। तो यही डिफरेंस होगा बेसिकली। अगर हम लोग कहते हैं प्रेडिक्शंस पे आते हैं फाइनली, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ये। आई थिंक आई विल बैक सिटी, मेरा पर्सनल बायस भी है। और मतलब ये पता है बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, बिकॉज ऐसा ऑन पेपर लग रहा है, राइवलरी देख के लग रहा है कि बहुत क्लोज मैच हो सकता है, बट क्योंकि इतना हाई इंटेंसिटी गेम होगा ये, आई एम श्योर बहुत ओपन गेम भी देखने को मिलेगा एंड टू एंड, एंड दैट गिव्स स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ गोल्स आल्सो। सो आई एम टेम्प्टेड टू गिव अ हाई स्कोर लाइन, एंड मतलब मे बी क्या है भाई, मे बी 3-2 सिटी। ओके, व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से मेरे दिमाग कहता है सिटी जीतेगी, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद लिवरपूल जीत जाए। क्या लग रहा है स्कोर लाइन? लिवरपूल जीत जाएगी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग विन नहीं होगी, काफ़ी इक्वलिस्ट टाइप का गेम होगा इनका, बट अल्टीमेटली मे बी अपना लिवरपूल विल विन 2-1। अगर एनफील्ड में हो रहा था ना तो आई वुड हैव सेड लिवरपूल पर्सनली, बट वही एटिहाड में हो रहा है एंड दे काइंड ऑफ सीम इनविंसिबल देयर, सो आई एम टेम्प्टेड टू से सिटी, एंड आई होप कि एक हाई स्कोरिंग गेम हो। हाँ, मज़ा तभी आएगा। सो 3-2 सिटी एंड मेरा 2-1 लिवरपूल। लेट्स सी क्या होता है। बट नाउ नेक्स्ट गेम पे आते हैं। ये संडे को होगा मडेड वाले मैच के साथ। ये होगा हमारा यूनाइटेड और एवर्टन का। नाउ ये भी बड़ा गेम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी गेम यूनाइटेड खेलती है, आई थिंक
सबसे अच्छी चीज ये रही है यूनाइटेड के डाउनफॉल की कि हर वीकेंड एक इंटरेस्टिंग गेम तो दिख ही जाता है, तो ये देखने में मजा आता है, कुछ कंट्रोवर्सी आती है तो मजा भी आता है वीडियो बनाने में। अभी हैरी मैगवायर ने भी रिसेंटली कमेंट्स कर दिए ना, क्या वो पेनल्टीज को लेकर अपना इंग्लैंड से खेल रहा था, एंड जिस मैच उसने कमेंट करा उसमें उसको एक बहुत क्लियर पेनल्टी थी जो दी नहीं गई थी उसके अगेंस्ट, तो बच गया था। एंड ही वाज कंप्लेनिंग कि आजकल के टाइम पे फुटबॉल इतना सॉफ्ट हो गया, हम कुछ भी कर लें तो पेनल्टी दी जाती है, मुझे पता नहीं एज अ डिफेंडर मैं कहाँ हाथ रखूँ, किसको ग्रैब करूँ, क्या करूँ। और लिटरली वो मतलब एक डे लाइट रॉबरी वाली पेनल्टी उसके अगेंस्ट जो है दी नहीं गई। ये तो मैगवायर के साथ ये है कि कभी वो ऐसे कमेंट्स देता है कि लगता है नहीं यार कितना गलत हो रहा है इसके साथ, और फिर कभी ऐसे देता है कि लगता है भाई अच्छा ही है जो हो रहा है, डिजर्व करता है वो चीज़। बट नाउ लेट्स कम टू द गेम। एवर्टन का भी होम मैच होने वाला है, यूनाइटेड के लिए अवे होगा, एंड यूनाइटेड इस टाइम पे 6th पे बैठी है, एवर्टन 19th पे बैठी है। नाउ 19th पे कैसे आ गई एवर्टन, इसके पीछे स्टोरी ये है, एंड विच इज ऑल्सो वेरी शेमफुल थिंग फॉर द होल प्रीमियर लीग, दैट इज कि एवर्टन पे 10 पॉइंट्स की पेनल्टी लगी है अभी रिसेंटली, जिसके लिए से वो 19th पोजीशन पे आ गए। एंड वाई आई थिंक कि बहुत ज़्यादा रिवेंज के मोड में होंगे वो लोग यूनाइटेड के लिए, जो कि बहुत ही गंदी चीज़ है यूनाइटेड के लिए। एंड 10 पॉइंट की पेनल्टी लगी है इसलिए क्योंकि वो FPP के रूल्स कुछ ब्रीच कर रहे थे, कुछ शायद 3-4 एलिगेशंस थे, उसमें से एक में वो प्रूव हो गए। एंड सिटी पे 115 एलिगेशन है और एक भी प्रूव नहीं हुआ। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो सिटी फैंस इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि ऑन पेपर तो मैं भी प्रूव नहीं कर सकता जाके ये चीज़, बट दिस सीम्स वेरी फिशी कि सिटी के 115 एलिगेशन और एक भी प्रूव नहीं हो रहा, और 4 में एक हो गया। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे जो भी प्रीमियर लीग ओजीज हैं, जो कि बहुत टाइम से देखते हैं, जो कि चाहते हैं कि ये ऑयल क्लब्स के फेवर में ना जाए, कि आपने करा भी तो एवर्टन के साथ करा, जो कि वैसे भी टॉप 10 में आना उसका मुश्किल होता है, और वो अब 19th पे बैठी है, रेलीगेशन बैटल लड़ सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि अभी प्रूव हो गई, अगर एकदम एंड में प्रूव होता और वो 19th प्लेस पर आ जाते तो हो सकता है रेलीगेट ही हो जाता है। अब उनके थोड़ा टाइम है वापस बाउंस बैक करने, और होम गेम है यूनाइटेड है। तो अगर हम लोग इनके लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो एवर्टन 3 जीती है, 1 ड्रॉ हुआ है, 1 लॉस हुआ है। यूनाइटेड लास्ट 5 मैचेस में से 2 ही मैच जीती है और 3 हारी है। तो भाई काफी गंदा फॉर्म चल रहा है यूनाइटेड का इस टाइम पे। एंड हेड टू हेड देखे तो यूनाइटेड 3 जीती है, लास्ट तीनों मैच इनके आपस में हेड टू हेड हुए थे, यूनाइटेड जीती थी। एवर्टन 1 जीते और 1 ड्रॉ हुआ है। तो लास्ट 5 के हिसाब से तो यूनाइटेड फेवर में है, बट ऑन करंट फॉर्म आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा फेवर कर रहा है किसी भी टीम को। एंड अगर हम लोग इंजरी लिस्ट की बात करें तो बहुत लंबी है यूनाइटेड की भी। आई थिंक यूनाइटेड और बारसा ऐसी 2 टीम्स हैं, मैड्रिड ऑल्सो, जो कि बहुत गंदा हिट हुए हैं इंजरीज से। सो इनकी लाइन में लूक शॉ इज बैक इन ट्रेनिंग बट थोड़ा डाउटफुल है, देखते हैं खेलता है नहीं खेलता, बट ही इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेन हैग सिस्टम। भाई वो बहुत वो है लेफ्ट बैक पे ना, लेफ्ट विंग वही चलाता है। हाँ। ये रैशफोर्ड नहीं चलाता कोई गेम, वही चलाएगा पूरा गेम। तो अगर वो आता है तो आई थिंक बहुत बड़ा बूस्ट होगा टेन हैग के लिए, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो स्टार्ट करता ही नहीं करता बिकॉज ही जस्ट केम बैक फ्रॉम इंजरी। हॉलैंड इंजर्ड है, उसका भी डाउटफुल है। मलासिया इंजर्ड है, उसका भी डाउटफुल है। तो इनका भी नहीं पता पक्का खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हो सकता है नहीं खेले लोग। एंड कैसीमिरो तो लंबी इंजरी पे गया, एरिक्सन भी लंबा इंजर्ड है, एवंस भी इंजर्ड है, जो कि जॉनी एवंस थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था। वो तो अपना उसी में हुआ था ना अभी जो कोपेनहेगन से लास्ट मैच। हाँ राइट। एंड ओनाना भी इंजर्ड है बाय द वे, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। सो अब कैसी लाइनअप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टॉम हीटन मोस्ट प्रोबेबली वुड बी स्टार्टिंग इन दैट गोल कीपिंग पोजीशन। डालो खेलेगा, अब मगवायर खेलेगा, रेगियो भी खेलेगा लेफ्ट बैक पोजीशन पे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वरान को खेलना चाहिए या लिंडेलॉफ को खेलना चाहिए? आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है लिंडेलॉफ खेलेगा। आई थिंक हाँ, वरान को ट्रीट मतलब वो प्रेफरेंस भी नहीं दी जा रही है टेन हैग से, एंड जब दिया गया कोपेनहेगन के अगेंस्ट कुछ तो अच्छा करा नहीं उसने, बहुत ही गंदा गया। राइट। तो आई आल्सो थिंक कि शायद लिंडेलॉफ को खिलाएं, क्योंकि शायद एट दिस वेरी पॉइंट शायद थोड़ी सेफर बेट है वो खिलाना। नाउ जो डबल पिवट होगा हमारा, उसमें मेरे मतलब मोस्ट प्रोबेबली टेन हैग के हिसाब से मैकटोमिनी खेलेगा, एंड उसके साइड में या तो माउंट होगा या मजाबरी होगा। आई थिंक मजाबरी होगा। भाई माउंट इतना पीछे थोड़ी खेलेगा, वो 8 खेल मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो 8 ही खिलाएंगे उसको, क्योंकि ब्रूनो को नहीं हटाएंगे। बट मतलब टेक्निकली इन डबल पिवट यू आर प्लेइंग वे बैक इन द गेम, खिलाना तो नहीं चाहिए राइट। बट वही पॉइंट है कि क्या आप आगे खिला सकते हो। आमराबाद पे मैं आने वाला था कि मेरे हिसाब से आमराबाद खेलना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैकटोमिनी, क्योंकि मैकटोमिनी आई डोंट थिंक कि आप खिला दे रहे हो, 1-2 गेम दे रहे हैं आपको 5-10 गेम में से, बट इट्स नॉट लाइक ही इज गोइंग टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन। एंड ही हैज मेड सम सिली फाउल्स जिसके से पेनल्टीज भी कंसीड करता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अमरबाद खेलना चाहिए, एंड जो उसके साइड में पोजीशन होगी वो या तो माउंट खेलेगा या मजाबरी खेलेगा। मेरे हिसाब से मजाबरी खेलेगा, क्योंकि माउंट को भी कुछ प्रेफरेंस दी नहीं है टेन हैग ने अभी तक। नाउ कैंप पोजीशन पे ऑब्वियसली ब्रूनो खेलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड वहाँ पे।
एंड आगे जो फ्रंट लाइन होने वाली है इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे एंटनी खेल सकता है, रैशफोर्ड अप फ्रंट खेल सकता है क्योंकि हॉलैंड इंजर्ड है, एंड गर्नाचो खेल सकता है लेफ्ट विंग पे। जो दूसरी चीज हो सकती है वो ये हो सकता है कि रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे खेले एंड मार्शल को आप अप फ्रंट स्टार्ट करा दो, क्योंकि वो भी चीज हमने देखी है कि समटाइम्स ही वांट्स मार्शल टू स्टार्ट ताकि गोल्स आ सके। ट्रू। एंड एंटनी राइट विंग पे। ना मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए अल्टीमेटली, मुझे मार्शल बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट ही इज अ गुड स्ट्राइकर एंड रैशफोर्ड नीड्स सम गोल्स। रैशफोर्ड नीड्स सम गोल्स, एग्जैक्टली। एक ही गोल है उसका अभी तक प्रीमियर लीग में। जितने रेड कार्ड है उसके सीजन में उतनी प्रीमियर लीग गोल्स। हाँ एक्चुअली में तो मेरे हिसाब से लेफ्ट विंग पे गर्नाचो स्टार्ट करना चाहिए, उससे तो स्टार्ट कराओ भाई, कुछ भी करके उसे गेम टाइम दो ताकि वो ग्रूम हो सके। रैशफोर्ड अप फ्रंट एंड राइट पे मेरे हिसाब से पाइस्त्री खेलना चाहिए भाई। He has been better than Antony. Definitely, Antony has not done anything कि आप उसको जस्टिफाई कर सको। अगर कुछ नहीं करा है और अगर आप कह रहे हो कि पाइसी से भी तो गोल नहीं आया, तो भी आप उसे खिलाओ क्योंकि वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है फील्ड पे। ये गलत प्रेसिडेंट स्टार्ट मत करो कि हम एंटनी को खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सेम गोज फॉर रैशफोर्ड आल्सो, बट द पॉइंट इज कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। आई वोंट से प्रेसिडेंट सेट हुआ है बिकॉज अभी हमने लास्ट गेम में देखा था कोपेनहेगन के अगेंस्ट कि कैसे उनको वो रैशफोर्ड को राइट विंग पे स्टार्ट करा दिया गया था। तो अगर एंटनी को इतना वो हेलबेंट है बाहर निकालने में कि भली रैशफोर्ड को राइट विंग पे खिलाना पड़े, आई थिंक वैसे भी प्रेफरेंस तो नहीं दे रहा उसको टेन हैग। ओके, बट मेरे दिमाग में एक वही है, थोड़ा लो होगा ये कि एंटनी अब फिजेट स्पिनिंग क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू एंजॉय द गेम ना। अब क्यों नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रहा भाई, राइट। तो बट टॉकिंग अबाउट प्रेडिक्शंस, व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये बहुत भाई अच्छा, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मेरा थोड़ा सैडिस्टिक प्लेजर आता है जब यूनाइटेड हार रही होती है। तो मेरा ऑब्वियस है, पर आई थिंक सारे फुटबॉल फैंस का जो कि यूनाइटेड फैंस नहीं है उनको मजा आता ही आजकल। थोड़ा बहुत तो मजा आता है भाई देखने में, जो क्लाउन शो चल रहा होता है। एंड बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड टू एवर्टन, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर वो जीतते हैं। 1-0 टू एवर्टन, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। मेरे हिसाब से भी 1-0 ही होगी प्रोबब्ली स्कोर लाइन। मुझे प्रेडिक्शन है कि नहीं पता नहीं हम क्या चाहते हैं। मैं 2-0 कह रहा हूं। 2-0 एवर्टन भाई, क्या हद हो गई भाई। अगर ये हार गई ना सही में, अगर ये हार गई बहुत ही गंदी बेइज्जती होगी। एंड इस टाइम पे सेम फॉर गोस फॉर यूनाइटेड। मैं सिर्फ टॉप 5 के लिए कह रहा हूँ, बट यूनाइटेड भी अभी 21 पॉइंट पे है। तो अगर उन्हें सीजन में ग्रो करना है आगे, तो आपको जीतना जरूरी है अगेंस्ट दीज टीम्स। एक आउटसाइड चांस है टॉप 4 में आने। हाँ राइट। तो उसके लिए सब जीतना पड़ेगा ही। एंड लेट्स सी क्या होता है इस मैच। इस मैच को देखने में मजा आएगा। आई थिंक काफी मजा आएगा। बट आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द पॉडकास्ट। अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आपके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट वीडियो होनी चाहिए, जो आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको बहुत बताएगा। वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो इसको भी देखिएगा और कमेंट्स में बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।